हाय गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है वो है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी जिसे कहते हैं। तो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हम आईएस कोड प्रोविजंस देख चुके हैं, बेसिक जो टर्म्स यूज़ होते हैं आरसीसी में वो देख चुके हैं। क्या परमिसिबल वैल्यूज़ हैं मटेरियल्स की वो देख चुके हैं। वो दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो वैल्यूज़ दिखाई गई हैं आपको पढ़ाई गई हैं उनको याद करना ज़रूरी है। उससे बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और जो आगे आप डिज़ाइन प्रोसेस हम लोग का चलेगा उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ऐसा भी है कि हम लोग जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें बहुत से वैल्यूज़ क्या होंगी, वो याद भी हो जाती हैं, समझ में भी अच्छी तरीके से आएँगी। बट ये आप ध्यान रखिए कि वो दोनों लेक्चर्स जो हैं इनिशियल इंट्रोडक्शन में जो हम आईएस कोड प्रोविजंस और बेसिक टर्म्स पढ़े हैं उसको याद करना और समझना ज़रूरी है, ठीक है? बाकी जो आज की क्लास जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, वो हम डब्ल्यूएसएम के यूज़ से बीम का एनालिसिस करने जा रहे हैं। 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक एनालिसिस, एक डिज़ाइनिंग। किसी बीम का एनालिसिस करना या डिज़ाइन करना। तो आज हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है कि एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कोई बीम है, वो बनी-बनाई बीम है, तो स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, उसको हम एनालाइज़ करते हैं कि क्या वो इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि जो लोड उसके ऊपर आने वाला है या कितना लोड उसके ऊपर आए, तो वो सेफ़ है, ठीक है? और डिज़ाइन में क्या करते हैं, हमको लोड दिया हो, कितना लोड किसी स्ट्रक्चर पे आना है, हमको डिज़ाइन करना है कि वो बीम की साइज़ क्या होगी, कितना रिइंफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड करना होगा, कौन-सा ग्रेड यूज़ करना होगा, ये सब चीज़ें उसमें हम डिज़ाइनिंग में करते हैं। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं, पहले एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसके बाद हम डिज़ाइनिंग प्रोसेस देखेंगे। तो डब्ल्यूएसएम की बात करें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, पिछली क्लास में हमने कुछ उसका देखा था, बेसिक्स, असम्पशन्स वगैरह। तो उसमें ही एक टर्म था मॉडुलस रेशियो जो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। एक बार फिर इसको आगे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्यों इतना ज़रूरी ये टर्म है, खास करके किसमें, डब्ल्यूएसएम में। डब्ल्यूएसएम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक? मॉडुलर रेशियो, जैसे नाम से ही पता है, लग रहा है कि एक तरह का रेशियो है। तो रेशियो किस चीज़ का रेशियो है? ये यंग्स मॉडुलस का रेशियो। 2 मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट और स्टील, उनका रेशियो है, उनके यंग्स मॉडुलस का रेशियो है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट को ही हम मॉडुलर रेशियो कहते हैं, ठीक? क्या है मॉडुलर रेशियो? मॉडुलर रेशियो एक रेशियो है किसका? यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, जो हम अपनी डिजाइनिंग में रिइंफोर्समेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, ठीक है? तो स्टील और कंक्रीट के यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो है उसी को हम मॉडुलर रेशियो कहते हैं। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये इसलिए करते हैं कि हम 2 मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट और स्टील। तो दोनों में कुछ एक रिलेशन हमको पता हो, मतलब 2 मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं उसके बीच का एक रिलेशन हमको पता हो, वही रिलेशन ये मॉडुलर रेशियो हमको देता है। उस रिलेशनशिप की ज़रूरत क्या पड़ती है? ज़रूरत ये पड़ती है कि जैसे ये कोई बीम है, इसमें ये रिइंफोर्समेंट दी गई स्टील की 4, ये मान लीजिए नीचे का हमने बीम में देखा है कि नीचे जो पोर्शन होता है वो टेंशन में होता है, ऊपर का कंप्रेशन में होता है। तो टेंशन रिइंफोर्समेंट कौन-कौन सी हुई? नीचे की जो दोनों रिइंफोर्समेंट है, ये टेंशन रिइंफोर्समेंट कहलाई। ऐसे हम आगे देखेंगे कि टॉप पे अगर कंप्रेशन आ रहा है, उसमें जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है उसको हम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक? तो मान लीजिए हम जब एनालिसिस आगे कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 मटेरियल है। हम अगर बात करना चाहें सिर्फ एक मटेरियल के टर्म में, जैसे हम पूरा जो ये डायग्राम है, अगर ये सेक्शन है, इसको हम कंक्रीट के टर्म में बात करना चाहें, जैसे इसमें है तो स्टील भी, बट हम चाहें कि स्टील की जगह भी हम कंक्रीट के टर्म में बात कर लें, तो ऐसा तो है नहीं कि जितना एरिया ले रहा है डायरेक्ट उतना एरिया कंक्रीट का हो जाएगा, ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग है। जो स्टील हमने यूज़ की है, वो मैन्युफैक्चर हुई है किसमें? फैक्ट्रीज़ में हुई है, वहाँ पे आइडियल कंडीशन में बनी है, तो उसमें जो कमियाँ आने की चांसेस वो बहुत कम है। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड है कंपैरेटिवली किसके? कंक्रीट। कंक्रीट को हमने फील्ड में तैयार किया है, तो उसमें कमी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्टील जो है एक तरह से स्ट्रॉन्गर मटेरियल है कंपैरेटिवली किसके? कंक्रीट के, ठीक? तो जब भी होगा कि अगर ये स्टील इतना एरिया ले रहा है, ये स्टील इतना एरिया अगर ले रहा है, इसको हम कंक्रीट बनाना चाहें, मतलब हम कहें कि ये इसको हटा के हम कंक्रीट लें, तो हो सकता है वो कुछ
बड़ा एरिया ले कवर करे एज अ कंक्रीट, वही स्टील अगर कंक्रीट में चेंज करें तो हो सकता है वो ज्यादा एरिया वो कवर करे, ठीक। ऐसे ही तो मॉडुलर रेशियो ही हमको वो रिलेशनशिप देता है कंक्रीट और स्टील में कि हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल टर्म में चेंज करके यूज कर सकें, उसका एरिया हो गया, स्ट्रेस कितना आएगा, उस सब चीज के बीच का एक रिलेशन देता है, ठीक। देखते हैं आगे। अब ई एस आपको पता है, यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील, सब सारी स्टील्स के लिए 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर और मेगा पास्कल। पास्कल होता क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा मतलब 10⁶। जब उसको सॉल्व करेंगे आप न्यूटन पर mm में चेंज करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और कंक्रीट के लिए हमने पढ़ा है यंग्स मॉडुलस ई सी इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, ठीक। पुराने IS कोड में 5700 यूज करते थे, बट अभी जो हम यूज करेंगे वो यही होगा, ठीक। 5000 अंडर रूट एफ सी के, ठीक। यहाँ से हमको मॉडुलर रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। निकाल लेंगे ना हम लोग मॉडुलर रेशियो। स्टील की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, 2 इंटू 10⁵, और कॉन्क्रीट के यंग्स मॉडुलस के लिए 5000 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। एफ सी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे आपको ग्रेड दिया है M20, तो इसकी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20, ऐसे M15 के लिए 15, 25 के लिए 25, ठीक। तो ऐसे हम यूज करेंगे इसको। अब जो बात कर रहे हैं कि दो मटेरियल का रिलेशनशिप हो रहा है, इसमें उसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी हमें, WSM में इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी। किसी स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है, कोई किसी बीम पे कोई लोड आ रहा है P, तो वो दोनों वो लोड कौन कौन बियर करेगा, कंक्रीट करेगा और स्टील करेगा, दो ही मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई लोड P लग रहा था बीम पे, तो वो लोड किसके बराबर होगा, जितना लोड कंक्रीट पे लग रहा है जितना लोड स्टील पे लगा, दोनों के एडिशन का ही बराबर हो जाएगा वो टोटल लोड जो उस पर लग रहा था। अब हमें पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया, तो लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, है ना। स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, तो लोड इक्वल टू या फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो वैसे ही कंक्रीट के लिए जो लोड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू कंक्रीट इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट। वैसे ही स्टील के लिए भी स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया। अब एक एजम्पशन हमने WSM में पढ़ा था कि बॉन्ड जो होता है स्टील और कंक्रीट के बीच वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो उसमें नो स्लिप कंडीशन होती है। मतलब क्या होता है कि अगर हमारा बीम इलोंगेट कर रहा है तो दोनों कंक्रीट और स्टील दोनों साथ में बराबर इलोंगेट करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों बराबर, स्टील और कंक्रीट दोनों बराबर लेंथ में, जिसमें मान लीजिए mm में देख रहे हैं तो बराबर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इलोंगेशन जितना हुआ डेल एल हुआ कंक्रीट में और डेल एस हुआ एल एस हुआ स्टील में, तो दोनों बराबर होंगे। ये एजम्पशन से हमने WSM के मिला है हमको, ठीक। डेल क्या है, चेंज इन लेंथ है। स्ट्रेन हमने पढ़ा, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, मान लीजिए लेंथ की बात कर रहे हैं, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसी को हम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक। अब देखिए, तो डेल को हमने क्या लिखा है, PL अपॉन AE, PL अपॉन AE। या कंक्रीट की बात कर रहे थे तो कंक्रीट टर्म में है, या स्टील की बात कर रहे थे सब स्टील के टर्म में है। ये आया कैसे है, सोम में हम पढ़ेंगे, लेकिन जान लीजिए अगर जानना जिसको हो। तो यहां से अब देखिए, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं P/A, और स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एल ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू PL अपॉन A डेल एल, ठीक। यहीं से हमको चाहिए क्या, डेल की वैल्यू चाहिए, डेल एल मतलब चेंज इन डायमेंशन की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इधर ले आए।
तो क्या बन जाएगा, डेल एल इज इक्वल टू ई डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ठीक, ई नीचे आ गया, डेल एल इधर आ गया, पी एल अपॉन ए ई। ठीक, तो यहां से हमको पता है कि चेंज इन लेंथ जो होता है वो इक्वल टू होता है पी एल अपॉन ए ई के। ठीक है, ठीक, आगे समझते हैं। तो हो गया लोड इन कंक्रीट, लेंथ ऑफ कंक्रीट, एरिया इन ऑफ कंक्रीट और यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ऐसे ही स्टील की बात की है। अब लेंथ तो दोनों की सेम होगी, अगर हम कोई मेंबर लेके चले तो लेंथ तो दोनों की सेम होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। पी अपॉन ए हमको पता है स्ट्रेस होता है, पी अपॉन ए स्ट्रेस होता है, तो इसको क्या लिख लिए, स्ट्रेस इन कंक्रीट, ई नीचे रह गया। ठीक, ऐसे ही स्टील के लिए भी स्ट्रेस इन स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अब स्ट्रेस स्ट्रेस हम एक तरफ ले लिए, ई सी अपॉन ई एस इक्वल टू ई सी अपॉन ई एस मिल गया हमको। ठीक, यहां से हमको क्या मिला, ई सी अपॉन ई एस को जब हम उल्टा करें या फिर इसको ऐसे लिखें, डेल एस अपॉन सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई सी। ई एस अपॉन ई सी क्या दिख रहा है, क्या होता है ई एस अपॉन ई सी, क्या है, यंग्स मॉडुलस का रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्टील अपॉन कंक्रीट का। इसी को हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, मॉडुलर रेशियो। तो हमको क्या मिल गया, सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी इक्वल्स टू एम। ठीक, अब अगर सिग्मा सी लिखना चाहें हम तो हो जाएगा वो सिग्मा एस अपॉन एम, और सिग्मा एस लिखना चाहें तो एम सिग्मा सी। ठीक, एक रिलेशन मिला नहीं हमको, स्ट्रेस का रिलेशन मिला कि कंक्रीट में स्ट्रेस हो और स्टील में स्ट्रेस हो, तो उसका एक रिलेशनशिप मिला। अब हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इन दोनों, इस तरह इन दोनों का यूज करके हम स्ट्रेसेस की वैल्यू कंक्रीट को स्टील में, स्टील को कंक्रीट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो इक्वेशन जो हमको मिले हैं, इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ई एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम सिग्मा सी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एस की जगह क्या लिख रहे हैं, सिग्मा एस की जगह एम सिग्मा सी लिख रहे हैं। ठीक, इस इक्वेशन में तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी ए सी प्लस सिग्मा एस की जगह क्या हो जाएगा, एम सिग्मा सी इंटू ए एस। ठीक, इन दोनों में सिग्मा सी कॉमन ले लेंगे, सिग्मा सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस एम ए एस। ठीक, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक, मतलब अब स्ट्रेस कंक्रीट की है, ये जो एरिया है ये भी कंक्रीट के लिए बात हो रहा है, बस क्या किया हमने, जो स्टील का एरिया था उसको हमने ये चेंज हो गया किसके टर्म में, कंक्रीट के टर्म में। तो ये जो एरिया टोटल मिला आपको इतना, इसी को हम कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट एरिया, टोटल इक्विवेलेंट एरिया। ये जो एरिया मिला इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट टोटल एरिया। मतलब क्या किया हमने कि इसमें से स्टील हटा के इसके यहाँ कंक्रीट मान लिया, तो इसमें कंक्रीट का एरिया एसी था और स्टील का एरिया एएस था। बट हमने क्या किया, स्टील को हटा के इसको पूरा मान लीजिए कंक्रीट में चेंज कर लिया, ये स्टील हट गया कंक्रीट आ गया। हुआ नहीं ऐसा, लेकिन हम ऐसे निकाल के चल रहे हैं। ठीक, तो अब इसका एरिया टोटल क्या हो गया, एसी जो कंक्रीट का एरिया था प्लस स्टील की एरिया जो था उसमें एम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल एरिया कंक्रीट के टर्म निकल गया। ठीक, कंक्रीट टर्म कैसे निकला, ये क्योंकि जो सिग्मा है वो
कंक्रीट के लिए है, तो एरिया ये कंक्रीट के टर्म में टोटल हो गया, ठीक। तो इस तरह हम एरिया और स्ट्रेस दोनों को कंक्रीट का स्टील टर्म में, स्टील का कंक्रीट टर्म में चेंज कर सकते हैं। हम जो आगे एनालिसिस करेंगे ज़्यादातर हम क्या करेंगे, स्टील को कंक्रीट के टर्म में चेंज करके अपना जो सॉल्यूशन होगा, प्रॉब्लम्स होगा उसको करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो P क्या हमको मिल गया, सिग्मा सी ए सी एम ए एस, द इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील इन टर्म ऑफ कंक्रीट इज एम ए एस, द इक्विवेलेंट टोटल एरिया। अब क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील इन टर्म ऑफ कंक्रीट हो गया एम ए एस, ठीक। और इक्विवेलेंट टोटल एरिया एम ए एस जो है, एम ए एस टी एम ए एस एक ही चीज़ है। इसमें जब कंक्रीट का जो बचा हुआ एरिया था उसको जब ऐड कर दिया तो ये मिल गया हमको टोटल इक्विवेलेंट एरिया, ठीक। टोटल इक्विवेलेंट एरिया, समझ में आया, ठीक है। मॉडुलर रेशियो का ये यूज है कि हम कंक्रीट को स्टील के टर्म में उसका एरिया और स्ट्रेस और स्टील का कंक्रीट टर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक। ये यूज मॉडुलर रेशियो का होता है। तो हमारा जो टॉपिक आज का हम बताए थे क्या, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए। सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होती है अभी आगे देखते हैं। सिंगली रेनफोर्स बीम, डबल रेनफोर्स बीम, ये सब बीम्स होती हैं। अभी आगे देखते हैं क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले तो एक ये डायग्राम जो आपको बार बार दिखेगा, इसको अच्छे से समझिए, बार बार दिखेगा, कंफ्यूजन ना हो, एक बार इसी बार अच्छे से समझ लीजिए एक ही बार में, ठीक। ये क्या है, ये एक बीम है। कैसे ये बीम है, ये एक बीम है। कैसे बीम, तो मान लीजिए आप सामने से देख रहे हैं तो आपको ऐसे दिख रही है, ठीक। किसी सपोर्ट पे ये रखी हुई है ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया कि इसका एक सेक्शन काट लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक कोई एक्स एक्स सेक्शन काट लिया। अब इतना पार्ट हमने हटा दिया, सेक्शन के राइट हैंड का पार्ट हमने हटा दिया ये। अब ये जो बीम है, जब ये पार्ट आप हटा देंगे, इसको आप घुमा के अपने तरफ जब लाएंगे तो जो आपको सेक्शन दिखेगा वही हमने ये बनाया हुआ है। मतलब ये बीम की लंबाई कुछ ऐसे होगी, ठीक है। ये हम जो देख रहे हैं, ये जो यहाँ सेक्शन काटे उसको घुमा के जब देखे सामने से तो जो फेस हमको दिख रहा है उसी को हम सेक्शन कह रहे हैं, ठीक। तो ये बीम का सेक्शन है, ठीक है। बीम का ये सेक्शन मिला। अब बीम का सेक्शन मिला तो ये जो बीम थी इसमें सिंगली रेनफोर्स है तो हमने नीचे केवल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई थी। अब सामने से देख रहे हैं तो इसके पीछे भी जो बार्स होंगी वो रखी होंगी, 3 4 जो भी बार, जितने नंबर ऑफ बार सब यूज किए, लेकिन सामने से हम देख रहे हैं तो हमको एक दिख रही है कि एक बार ऐसे पड़ी हुई है। लेकिन जब सेक्शन हमने इसका काटा और घुमा के देखा इसको तो हमको नंबर ऑफ बार्स ऐसे कुछ दिखाई देंगी ना। बार्स होती हैं कुछ ऐसे होती है नहीं, सरिया आप देखते होंगे घरों में, वो कुछ ऐसे होती हैं। इनके सामने से देख रहे तो एक लंबाई दिख रही है, लेकिन जब इसका सेक्शन देखेंगे तो हमको सिर्फ उसका डायमीटर दिखाई देगा, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई, कितनी इसकी चौड़ाई है बीम की। ये क्या है, टोटल डेप्थ है डी, टॉप मोस्ट फाइबर से कंप्रेशन फाइबर से डाउन मोस्ट टेंशन फाइबर के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब ऊपर से नीचे तक की जो डिस्टेंस, उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं टोटल डेप्थ। एक एक टर्म हमने पढ़ा था कि रेनफोर्समेंट की सेंट्रॉइड से लोअर जो सबसे मोस्ट फाइबर, लोअर मोस्ट फाइबर है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ईसी, मतलब ईसी इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, ठीक। ये हमने पढ़ा था। इस रेनफोर्समेंट की सेंट्रॉइड से नीचे की जो सबसे मोस्ट डाउन फाइबर है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम ईसी, इफेक्टिव कवर कहते हैं। अगर इसके जो रेनफोर्समेंट उसके जस्ट नीचे से डिस्टेंस हम लेते हैं तब हम उसको क्या कहते थे, नॉमिनल कवर या क्लियर कवर, ठीक है। ये दोनों हमने पढ़ा है। यहाँ जो हमको यूज है अभी वो इफेक्टिव कवर का है, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं ई सी से। तो टोटल डी में से अगर हम इफेक्टिव कवर सब्ट्रैक्ट कर दें
तो हमको जो मिलता है डी, स्मॉल डी, इसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इसी को हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मिलता घटा दें तो जो हमको मिलता है उसी को हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। ये हमने इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे दिखाई है, ठीक है, स्मॉल डी से। अब ये डायग्राम जो दिख रहा है आपको, पहला डायग्राम जो दिख रहा है, इसमें हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो ये जो डायग्राम है ये स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक, इस सेक्शन के लिए ये यहाँ तक होता है, लोअर मोस्ट फाइबर तक, ठीक है। बीच में हमको एक डॉटेड लाइन दिख रही है, जहां से क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टॉप मोस्ट फाइबर है इस पे कंप्रेशन क्या है, सबसे ज्यादा कंप्रेशन है। एक एक्सिस, मतलब हमने पढ़ा था ना कि ऊपर वाले फाइबर में जो होते हैं वो कंप्रेशन होता है, नीचे टेंशन होता है, इसलिए हमने नीचे रेनफोर्समेंट दी है। तो होता क्या है, जो सबसे जो टॉप मोस्ट फाइबर होता है, सबसे ऊपर वाला जो फाइबर होता है, उस पर सबसे ज्यादा कंप्रेशन पड़ता है। और जैसे जैसे हम बीम में नीचे आते जा रहे हैं, कंप्रेशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से टेंशन होने शुरू हो जाता है, मतलब वही हम दिखाए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन हमको मिला, यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा कंप्रेशन मिला। जैसे जैसे हम बीम में नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि स्ट्रेन की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक पॉइंट पे क्या हो गई, जीरो हो गई। उसके बाद यहाँ से इसका नेचर चेंज हो गया, ये टेंशन में हो गया अब, इसलिए इसको जस्ट अपोजिट दिखाया, इस लाइन के जस्ट अपोजिट दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि इस तरफ हम मान लीजिए हमने कंप्रेशन दिखा, आप इधर भी दिखा सकते, तब आपको टेंशन इधर दिखाना पड़ता। तो हमने कंप्रेशन इधर दिखाया कि सबसे टॉप मोस्ट फाइबर सबसे ज्यादा कंप्रेशन एप्सिलॉन सी है। जैसे जैसे न्यूट्रल, ये जो एक्सिस है इसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस के पास जैसे हम बढ़ रहे हैं, ऐसे कंप्रेशन की वैल्यू कम होती जा रही है स्ट्रेन की, और न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो हुई, उसके बाद जब और नीचे गए तो टेंशन होना शुरू हुआ, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है टेंशन बढ़ता जा रहा है। टेंशन की वैल्यू हम यहाँ तक ही दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि जो टेंशन ले रहा है वो हमारा रेनफोर्समेंट ले रहा है। डब्ल्यूएसएम में अजम्पशन है कि टेंशन जो होगा सिर्फ रेनफोर्समेंट हो लेगा, नीचे जो कंक्रीट उसको उसकी स्ट्रेंथ हम इग्नोर करेंगे टेंशन में, ठीक है। इसलिए हम इस एक पॉइंट पे रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड पे हम टेंशन दिखाते हैं स्ट्रेन का, स्टील का। वैसे ही इसको क्या कह दिया हम, स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम है ये। अब ये जो लीनियर है, मतलब सीधा है एकदम, ये जो लाइन आएगी एकदम सीधी आएगी, ठीक है, लीनियर रहेगी। ये जो हमारा पहला अजम्पशन था डब्ल्यूएसएम में कि सेक्शन बिफोर बेंडिंग प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक। अगर उसमें बेंडिंग में, मतलब उसका सेक्शन में अगर डिफॉर्मेशन होता, डिस्टॉर्शन होता, तब ये लीनियर हमको ना मिलता। वो अजम्पशन इसीलिए है कि हमको ये स्ट्रेन डायग्राम लीनियर मिले, ठीक है। अब बात करते हैं, ये क्या दिख रहा है, सिग्मा सीबीसी, मतलब परमिसिबल लिमिट ऑफ कंप्रेशन इन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट की बात हो रही है, स्ट्रेस की लिमिट है ये, इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते किसी ग्रेड के लिए। तो नाम से ही पता चला, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस डायग्राम हो जाएगा किसी बीम सेक्शन के लिए। स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। अब इसको समझिए, जब स्ट्रेन टॉप मोस्ट फाइबर पे सबसे ज्यादा है कंप्रेशन का, तो स्ट्रेस भी टॉप मोस्ट फाइबर पे ही कंप्रेशन का सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, सिग्मा सीबीसी, इससे ज्यादा हम अलाउ नहीं कर सकते। वही बात है कि न्यूट्रल एक्सिस तरफ बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, लीनियरली कम हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो हो रहा है। इसके नीचे हमने इस तरह बनाया नहीं है, बना कहेंगे आप देखेंगे बना बनाया दिखेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये, अब इसको हम आगे समझते हैं, दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये लीनियरली आया, और ये जो वैल्यू मिली, ये स्ट्रेन की वैल्यू मिली स्टील में। अब देखिएगा इसके सेंट्रॉइड पे हम ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेन मिला, ये स्ट्रेन तो मिलेगा ही, ये बनाने का ना बनाने का मतलब है नहीं, और मतलब है भी, क्या है कि ये जो वैल्यू हमको मिलेगी ये स्टील में मिलेगी, कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उसको हम सिग्मा टी कह रहे हैं, ठीक।
तो ये अगर इसको मिलाएंगे भी तो वो हमको क्या मिलेगा, लीनियर ही मिलेगा जैसे स्ट्रेन डायग्राम में मिला है। ठीक है, अब जब ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है। रिजल्टेंट फोर्स जो हमने माना है वो क्या होता है, सी फोर्स लगता है। सी क्या है, एक फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है। कहाँ पे लगेगा वो इस ट्रायंगल जो मिल रहा है, कंप्रेशन का जो ट्रायंगल मिल रहा है उसके सीजी पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसके लगेगा। ठीक, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको हमने देखिए डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो टेंशन को उधर क्यों दिखाया ऐसे, क्यों, दोनों का नेचर अलग है। एक कंप्रेशन है, दूसरा टेंशन है, मतलब एक दबाव है तो दूसरा खिंचाव है, इसलिए उसका डायरेक्शन हम उल्टा दिखाते हैं। ठीक है, इसी को अगर आप यहाँ बनाएंगे कहीं कि आपको ऐसे भी दिखेगा, इधर बना हुआ तो वो इसी लाइन को ये मैच कर देते, मतलब जोड़ देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। अब दो अलग नेचर के फोर्सेस लग रहे हैं, उसके वजह से क्या होता है, एक मोमेंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, जब दो अलग अलग नेचर के फोर्स लगते हैं किसी मटेरियल पे, किसी भी मैटर पे, अगर ये इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो उसकी वजह से एक मूवमेंट जनरेट हो जाता है, घुमाव जनरेट हो जाता है। ठीक है, ऐठन जिसको बोलते हैं, तो मूवमेंट एक तरह जनरेट होता है। दो जो अलग अलग नेचर के फोर्सेज होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लीवर आर्म कहते हैं, जिसको हम जेडी लिखे हैं, अभी इसको आगे हम समझेंगे। दो नेचर अगर अलग अलग नेचर के फोर्स लग रहे हैं, उनके वजह से मूवमेंट जनरेट हो रहा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लीवर आर्म कहते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्टील को हम एएसटी से डिनोट कर देते हैं। अब आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये वही चीजें लिखी हैं कि बी क्या है, विड्थ ऑफ सेक्शन है, कैपिटल डी जो है वो डेप्थ ऑफ सेक्शन, टोटल डेप्थ, डी क्या इफेक्टिव डेप्थ है, एएसटी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक, एएसटी जिसको लिखे हम, कि टेंशन में जो टेंशन कहाँ है, टेंशन रीजन ये है, इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया है उसका एरिया। ठीक, वो उसको हम एएसटी लिखते हैं। सिग्मा सीबीसी क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा एसटी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, सी टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन, टी टोटल फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक, एसेंशन फिर देखना, एक बार देख लीजिए, तो नोट कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये सब एग्जाम्स में आते भी हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम जो आज पढ़ेंगे डब्ल्यूएसएम से एनालिसिस पढ़ रहे हैं सिंगली रेनफोर्स बीम का, इसके बाद हम डब्ली का भी पढ़ेंगे। अब सिंगली डब्ली में अंतर क्या है, इफ स्टील इज प्रोवाइडेड ओनली इन टेंशन जोन इन अ बीम देन इट इज कॉल्ड अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, अगर किसी बीम में टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, सिर्फ टेंशन जोन में, तब उसको हम क्या कहते हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम। जैसे कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है कोई, इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ऊपर वाला जो सेक्शन है उस पर कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, नीचे वाले पे टेंशन जनरेट हो रहा है। तो हम टेंशन जोन कहाँ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, तो हमको रेनफोर्समेंट देने की जरूरत कहाँ पे है, रेनफोर्समेंट हम कहाँ देते हैं, टेंशन जोन में देते हैं। सिर्फ अगर टेंशन जोन में दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम। इसमें हम रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करा देंगे, सिर्फ टेंशन जोन में। नीचे इसका टेंशन जोन है तो नीचे, क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर भी टेंशन जोन जनरेट हो जाए, जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जो एक तरफ से फिक्स होती है, दूसरी तरफ से फ्री होती है। ठीक, जो छज्जो जो भी यूज करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें कंप्रेशन कहाँ पैदा हो रहा है, देखिए नीचे वाला जो इसका पोर्शन है वो दब रहा है, ऊपर वाला क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो नीचे इसमें कंप्रेशन जनरेट हो रहा है और ऊपर खिंचाव मतलब टेंशन जनरेट हो रहा है। तो टेंशन जोन कहाँ हुआ, इसका ऊपर हो गया। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है इसकी, तो इसके ऊपर जो जोन है उसको हम टेंशन जोन इसके लिए कहेंगे।
ठीक है? तो इसमें रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड कराएँगे हम? इसमें रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कराएँगे वो हम टेंशन ज़ोन में प्रोवाइड कराएँगे, जो कि इसमें ऊपर है, ठीक? तो ऐसा नहीं है कि नीचे ही टेंशन ज़ोन होता है, कैंटिलीवर बीम्स हैं उसमें ऊपर भी होता है, स्लैब में भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं उसमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये हम नहीं लिख रहे हैं कि नीचे वाले पोर्शन में, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्टील इज़ प्रोवाइडेड ओनली इन टेंशन ज़ोन इन अ बीम, देन इट इज़ कॉल्ड अ सिंगली रिइंफोर्स्ड। अब वो कह रहा है सिंगली रिइंफोर्स्ड। मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें हमने नीचे सिर्फ रिइंफोर्समेंट दे दिया, ठीक? जिसको हम सिंगली रिइंफोर्स्ड कैंटिलीवर बीम दिख रही सामने से तो आपको कुछ ऐसे दिखेगी, क्योंकि उसमें ऊपर दिया है। तो ये दोनों सिंगली रिइंफोर्स्ड हुआ। डब्ल्यू में क्या करते हैं कि मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ये कैंटिलीवर है अगर, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें अगर हमने टेंशन में भी रिइंफोर्समेंट दिया और कंप्रेशन में भी दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डबली रिइंफोर्स्ड बीम हो जाएगा। ऐसे ही अगर कैंटिलीवर की बात करें, तो इसकी टेंशन में तो दिया ही दिया, अगर कंप्रेशन में भी देने की ज़रूरत पड़ गई तो उसको हम डबली रिइंफोर्स, इन दोनों को क्या कह दिए, डबली रिइंफोर्स, डबली रिइंफोर्स्ड। इन दोनों को क्या कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टेंशन जोन में दिया है तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम एनालिसिस पार्ट शुरू करते हैं डब्ल्यूएसएम से सिंगली सपोर्टेड बीम का, ठीक है? डायग्राम फिर से, डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है बीम में अभी कॉलम में भी, ये आपको समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना आसान है, ठीक है? इसमें क्या है, पहला डायग्राम जो हमने बनाया वो स्ट्रेन डायग्राम का है, कितना किस तरह स्ट्रेन वेरी कर रहा है पूरे सेक्शन में ऊपर से नीचे तक, और किस तरह से स्ट्रेस ऊपर से नीचे तक वेरी कर रहा है। एक एक्सिस बीच में है जिसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशंस आती है, एग्जाम से डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या कहते हैं कि ऐसी लाइन, ऐसा ऐसा मतलब ऐसी एक लाइन है जहाँ से स्ट्रेस का, फोर्स का नेचर चेंज होता है। क्यों चेंज हो रहा है, देखिए स्ट्रेन का भी नेचर चेंज हो रहा है। ऊपर क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस है, न्यूट्रल एक्सिस के बाद टेंसाइल स्ट्रेस शुरू हो गया, ठीक है? या फिर ऐसी इमेजिनरी लाइन है सेक्शन बीम के सेक्शन में जिस पे ना ही कंप्रेशन कंप्रेशन जनरेट होता है, ना ही टेंशन जनरेट होता है, ठीक? ज़ीरो होता है। तो एनालिसिस जब हम करेंगे, उसमें आपको कुछ डेटा गिवन रहेंगे। बी गिवन रहेगा, विड्थ गिवन रहेगा बीम का। टोटल डी दिया रहेगा, हो सकता है कि इफेक्टिव डेप्थ भी दिया रहे। नहीं दिया रहेगा तो इफेक्टिव कवर दिया रहेगा, आप सब्ट्रैक्ट करके इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे। डी माइनस इफेक्टिव कवर इक्वल टू डी, ठीक? निकल जाएगा। एसटी दिया रहेगा, कितना एरिया स्टील का हुआ है, एफसीके एफवाई दिया रहेगा, या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा। आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में हम क्या क्या करते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है? कि कितना लोड ले सकता है हमारा बीम, और भी चीज़ें होती हैं इसमें इन्वॉल्व, वो हम आगे देखेंगे। अब ये क्या हुआ है, एरिया ऑफ स्टील था, इसको हमने कंक्रीट टर्म में चेंज करके एम ए एस टी में हमने एम का इनटू कर दिया, इसको कंक्रीट में टर्म चेंज कर लिया है, ठीक? और कुछ नहीं हुआ, इसका यूज़ नहीं ज़्यादा, मतलब ऐसा बना के हम कहीं नहीं सॉल्व करेंगे, बस एक समझने के लिए है कि हो क्या रहा है, ठीक है? एरिया ऑफ स्टील को चेंज करके कंक्रीट टर्म में लिखेंगे तो एमएएसटी करेंगे। हालाँकि हम जो अभी एनालिसिस या डिज़ाइन करेंगे उसमें ज़्यादा हम स्टील के पार्ट्स को हम कंक्रीट टर्म में चेंज करके ही ले चलेंगे, सब सारा चीज़ कंक्रीट टर्म में ले चलेंगे, डब्ल्यूएसएम की बात कर रहे हैं। एक्स ए क्या है यहाँ पे, ये न्यूट्रल एक्सिस जो दी है हमारी, ये न्यूट्रल एक्सिस, इसकी डेप्थ है टॉप मोस्ट फाइबर से, जिसको हम एक्स ए कह रहे हैं, ठीक है?
अब एनालिसिस में जो पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस का एक्चुअल डेप्थ है उसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इट इज पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन है विच सेपरेट कंप्रेशन एंड टेंशन जोन ऑफ अ सेक्शन। जो बताया गया कि अभी टेंशन और कंप्रेशन जोन को भी ये सेपरेट करता ही करता, दिखता ही है ना उसमें कि इसके न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है उसको कंप्रेशन जोन कर दिया, नीचे का पार्ट को टेंशन जोन कर दिया। अगर कैंटिलीवर बात करेंगे उसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो मतलब एक तरह सेपरेट करता है कंप्रेशन और टेंशन जोन को सेक्शन के। इट टेल्स अस दैट मेंबर्स फेलियर इज वेदर ड्यू टू कंक्रीट और स्टील। ये भी बताता है कि जो हमारा मेंबर है उसका जो फेलियर हुआ, अगर हुआ तो किसकी वजह से हुआ, कंक्रीट की वजह से हुआ कि स्टील की। दो मटेरियल यूज किए हैं तो कोई हो सकता है दोनों एक साथ फेल कर जाए, हो सकता है कोई मटेरियल पहले फेल कर जाए। तो ये इसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा मटेरियल फेल हुआ, या साथ में फेल हुआ या पहले कौन सा फेल हुआ, सब हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है भी आगे देखेंगे। इट इज कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन। क्या करते हैं, टेंशन और कंप्रेशन का जो एरिया रहता है उसके मोमेंट को इक्वेट करते हैं, एक दूसरे को इक्वेट करके सॉल्व करते हैं, तो हमको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाती है। कैसे मिलती है, कह रहा है कि इक्वेट कर रहे हैं मोमेंट एरिया कंप्रेशन जोन का और टेंशन जोन का। टेंशन जोन का जो एरिया है वो क्या है, वो इतना है, इतना एरिया। अगर न्यूट्रल एक्सिस ये है, जो ऊपर से उसकी जो डेप्थ है वो एक्स ए है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो अगर एक्स ए है तो कंप्रेशन का जो एरिया है वो कितना हो गया, इतना हो गया। इसकी विड्थ हो जाएगी बी और डेप्थ कितनी हो जाएगी एक्स ए। ठीक, बात करें स्टील की, तो स्टील का एरिया तो यही होगा, ए एस टी होगा, क्योंकि नीचे कंक्रीट हम इग्नोर कर रहे हैं। इसमें जो ये दिया हुआ है रेनफोर्समेंट, इसी का जो एरिया होगा वही एरिया हम टेंशन का लेके चलेंगे। अब मोमेंट कैसे निकालते हैं, हमको निकालना है इस न्यूट्रल एक्सिस के लिए, इसका मोमेंट एरिया का न्यूट्रल एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, एरिया इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन टू द सीजी ऑफ द एरिया। इसको अच्छे समझते हैं। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये बीम है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, इसका एरिया ए एस टी है। ठीक, न्यूट्रल एक्सिस की टॉप से डेप्थ है कितनी, एक्स ए, विथ आपका सेक्शन का बी ही है, टोटल डेप्थ डी है, और इफेक्टिव डेप्थ जो है वो स्मॉल डी है। इफेक्टिव डेप्थ क्योंकि हमने इफेक्टिव कवर इसमें सब्ट्रैक्ट किया डी में से, तो स्मॉल डी हमको मिल जाएगा। ठीक, तो ये एरिया अपने पास कंप्रेशन का है और ये एरिया अपने स्टील का है, टेंशन जोन का है। तो जो मोमेंट एरिया हम निकाल रहे हैं, दोनों 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 जोन का मोमेंट मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ एरिया निकालने क्या करते हैं, एरिया जो है कंप्रेशन जोन का एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड सीजी ऑफ दैट एरिया। तो इसका सीजी जो होगा, रेक्टेंगल है ये एक तरह का, तो रेक्टेंगल का जो सीजी होता है, अगर हम इस डायरेक्शन ले रहे हैं तो जो इस डायरेक्शन की लेंथ है उसके हाफ, मतलब कितना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ए, ये टोटल एक्स ए है, तो ये हो जाएगा एक्स ए बाई टू। ठीक है, एक्स ए बाई टू हो जाएगा ये, और एरिया का हो जाएगा बी इंटू एक्स से। तो अगर कंप्रेशन जोन का लिखे हम मोमेंट ऑफ एरिया, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स ए, ये तो हो गया एरिया, और सी जी से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, एक्स ए बाई टू। ठीक, इसको अगर सॉल्व करें और क्या हो जाएगा, बी एक्स ए स्क्वायर बाई टू। ठीक, ये हमको कंप्रेशन जोन का मिल गया। टेंशन की बात करें अगर, तो टेंशन में जो एरिया है वो तो एएसटी में पता है, बट इसमें क्या होगा, एम का मल्टीप्लिकेशन होगा कंक्रीट के टर्म में चेंज करने के लिए। हमने मॉड्यूलेशन
जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था, ठीक। अगर एस टी को हम कंक्रीट टर्म चेंज करेंगे तो एम का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एम ए एस टी, ठीक। और इसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, ये है इतनी, जो बची डिस्टेंस वो एक्स ए है, टोटल यहाँ से यहाँ तक डी है, स्मॉल डी, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी में से अगर हम एक्स ए माइनस कर दें तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी है, हमको इतनी चाहिए तो हम इतनी माइनस कर दें, तो ये इतना क्या है, एक्स ए है, ठीक। तो हो जाएगा डी माइनस एक्स ए, तो हमको मिल जाएगा इतनी डिस्टेंस, ठीक है, डी माइनस एक्स ए। तो इसको हम इक्वेट कर रहे हैं, ये हमको कंप्रेशन के जोन का मिल गया, इसको हम इक्वेट करें टेंशन जोन से, एरिया एम ए एस टी, डिस्टेंस कितने की, डी माइनस ए, ठीक। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो इससे करेंगे, इससे हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। इसमें डी आपको पता रहेगा, एस टी आपको पता रहेगा, एम आपको पता रहेगा, बी आपको पता रहेगा, एक्स ए आपको कैलकुलेट करना रहेगा, इससे निकल जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, ये वही लिखा है, बी इंटू एक्स ए बाई टू, या फिर बी एक्स ए स्क्वायर बाई टू भी लिख सकते हैं, एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। एक चीज और लिखा है कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं एक्स ए। ये कैसे निकला, ये निकला है जो स्ट्रेस डायग्राम है उससे, जो स्ट्रेस डायग्राम है उससे निकला है। स्ट्रेस डायग्राम में हमने यहाँ पे लिखा है सी ए, यहाँ पे लिखा है टी बाई एम। जो स्टील में टेंशन स्टील में जो स्ट्रेस था उसको हमने एम से डिवाइड कर दिया है, तो ये इसको क्या चेंज कर लिया है, कंक्रीट के टर्म में चेंज कर लिया है, ठीक। हम बस बात किए थे ना कि एक एक मटेरियल टर्म में लेके चलेंगे, तो हम क्या करते हैं अक्सर, ज़्यादातर आप जो भी बुक्स या फिर सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें हम एक यूनिवर्सल उससे क्या करते हैं कि स्टील को ही हम कंक्रीट टर्म में लेके चलते हैं। तो स्टील में जो स्ट्रेस था उसको एम से डिवाइड कर लिया, तो ये कंक्रीट के उसमें निकल गया, मतलब कोई बीम था, यहाँ पर इन्फोर्समेंट है, तो इस रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेस था, इस रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेस था, इसके जस्ट बगल जो कंक्रीट होगा उसमें कितना, उसके टर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्टील को जो स्ट्रेस है उसको एम से डिवाइड करके कंक्रीट टर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें हम सी ए लिखे, यहाँ पे टी लिखे हैं, इसको हम अगर मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है स्ट्रेस कंक्रीट या स्टील में, तो हम क्या लिखते, सिग्मा सीबीसी लिखते, ठीक। सिग्मा सीबीसी कब लिखते कि जब ये ऊपर वाला जो फाइबर है मैक्सिमम लिमिट पे अपने पहुंच जाता। हम जानते हैं कि जो टॉप मोस्ट फाइबर होता है उस पे सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होता है, जैसे जैसे हम सेक्शन में नीचे जाते हैं तो धीरे धीरे कंप्रेशन कम होता जाता है, और जैसे नीचे जाते हैं तो टेंशन नीचे बढ़ता है और बीच में कम रहता है। इसलिए आप देखेंगे जो बीम सेक्शन होता है ज़्यादातर वो कुछ आई सेक्शन यूज होता है। उसका रीजन है कि जो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन आने वाला है टॉप मोस्ट फाइबर पे, वो सबसे आने वाला टॉप मोस्ट फाइबर पे आने वाला, और टेंशन सबसे लोअर मोस्ट फाइबर पे आने वाला है। तो बीच में हमको उतना सेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है कि बीच के जो सेक्शन होते हैं उस पर उतना कंप्रेशन या टेंशन आने वाला नहीं होता, इसलिए बीम में आप अक्सर देखेंगे तो हम आई सेक्शन कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। इसका रीजन यही है कि टॉप मोस्ट पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन और लोअर मोस्ट सबसे ज्यादा टेंशन आ रहा है, ठीक। इसीलिए हम इस तरह का सेक्शन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे सिग्मा सीबीसी तब लिखते हैं कि जब ये फाइबर अपने परमिसिबल लिमिट पहुंच जाता और ये फाइबर भी अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जाता, तो हम टी को सिग्मा एस टी लिखते हैं। अगर टी लिख रहे हैं और सी ए लिख रहे हैं जिसका मतलब दोनों फाइबर अभी अपने परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंचे हैं, उससे कुछ अंदर है, हमको पता नहीं है कितना है लेकिन उससे कम है, ठीक है। अगर हम सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एस टी लिख दिए तो ये मतलब दोनों फाइबर अपने एक्सट्रीम परमिसिबल लिमिट पे पहुंच चुके हैं, इससे ज्यादा लोड हम इस पर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, ये न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है एक्चुअल की एक्स ए, ठीक है।
इन दोनों के बीच की जो डेप्थ है उसको स्मॉल डी है, इफेक्टिव डेप्थ है। यहाँ से भी अगर हमको सी ए और एस टी की वैल्यू पता है, अगर सिग्मा सी बी सी एस टी दिया था तो आसान है, क्योंकि हमको पता रहता है। तो हमको ग्रेड दिया रहता है कंक्रीट और स्टील का, तो हमको सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी पता रहता है। और उससे किससे, आई एस कोड जो टेबल हमने पढ़ी है उससे पता रहता है। तो सी ए और टी ए की नहीं पता है, तो उसमें इसको यूज कैसे करते हैं वो देखिए। ये दो ट्राइंगल अपने पास हैं, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, बताया ना, ये वो होता है लीनियर होता है ये लाइन, ठीक। दोनों सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर ट्राइंगल से हम क्या करते हैं, जैसे लिए सी ए अपॉन एक्स ए, सी ए अपॉन एक्स ए, दूसरे ट्राइंगल में उसी तरह क्या हो जाएगा, सी ए की जगह हो जाएगा टी बाई एम अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस एक्स ए, तो ये बचेगी डिस्टेंस, क्या हो गया, डी माइनस एक्स ए। अगर आपको सी ए और टी दिया है, ये पता है, तब तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। या फिर आपको ये दिया हो कि दोनों जो फाइबर्स हैं टेंशन और कंप्रेशन के एक्सट्रीम फाइबर, वो अपने लिमिट पे पहुंच चुके हैं, तब आप इसमें सिग्मा सी बी सी यूज कर लेंगे और यहाँ पे सिग्मा एस टी यूज कर लेंगे, तब आपको ये दोनों वैल्यूज पता रहेंगी, एक्स से निकल जाएगा, ठीक है, डी पता रहेगा। तो इसका यूज भी करते हैं, वो अभी हम डिटेल में जानेंगे कब इसका यूज कर सकते हैं। वरना आपको सबसे पहले जो सब पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, इन फार्मूला से, ठीक। कंप्रेशन और टेंशन जोन के मोमेंट एरिया को इक्वेट करके। अगला स्टेप है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, एक तो हो गया कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो न्यूट्रल एक्सिस हमारी है जहां से टेंशन और कंप्रेशन जोन डिवाइड हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, उसकी एक्चुअल डेप्थ है क्या हमारे बीम में। लेकिन क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, क्रिटिकल डेप्थ वैसी डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की जब कंप्रेशन का मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर या फिर आउटर मोस्ट फाइबर जो है, और नीचे का जो सबसे टेंशन में फाइबर है, मोस्ट एक्सट्रीम डाउन फाइबर जो है, वो दोनों अपने लिमिट पे एक साइमल्टेनियसली एक टाइम पे पहुंच जाएं। मतलब क्या हो, ये सिग्मा सीबीसी पे पहुंच जाए ये फाइबर, और ये सिग्मा एस टी बाई एम पे पहुंच जाए एक ही टाइम पे, तो उस समय जो न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी उसी की डेप्थ को हम एक्स सी या फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। दो तरह के न्यूट्रल एक्सिस की दो तरह की डेप्थ हमने पढ़ी। एक तो एक्चुअल डेप्थ, उसमें ये डिफाइंड नहीं है कि कौन सा फाइबर अपने लिमिट पे पहुंचा, कौन सा नहीं पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये भी नहीं पता। लेकिन अगर क्रिटिकल डेप्थ की बात कर रहे हैं तब हमको ये चीज पता है कि जो टॉप मोस्ट फाइबर है वो अपने लिमिट पे पहुंच गया कंप्रेशन में, और जो लोअर मोस्ट फाइबर है वो अपने लिमिट पहुंच गया टेंशन में, ठीक है। तब हमको पता है कि यहाँ सिग्मा सी भी यूज होगा, यहाँ पे सिग्मा एस टी बाई एम यूज होगा, तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट डेप्थ व्हेन स्टील एंड कंक्रीट फेल साइमल्टेनियसली एट दैट इंस्टेंट व्हेन ओवर ऑल स्ट्रक्चर फेल्स, ठीक। कहने का मतलब वही है कि फेल होगा ना, अगर एक्सट्रीम पे पहुंच गया, इसके बाद अगर लोड बढ़ाए तो एक साथ दोनों फेल हो जाएगा, ठीक। तो वैसी डेप्थ उस समय जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होगी उसी को हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स सी से। एक्चुअल डेप्थ एक्स ए और एक्स सी क्या है, क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। एक्स सी निकालते कैसे हैं हम, अब जैसे हम एक्स ए निकालने के लिए ये फार्मूला बताए, इसी में आप एक्स सी निकालिए इसी से, उसमें ये करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से निकालिए। सी ए की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स ए की जगह हो जाएगा एक्स सी, ठीक। टी की जगह हो जाएगा सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन डी माइनस एक्स सी, ठीक। ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी बाई एम एक्स सी बाई डी माइनस एक्स सी, इसको हम अगर उल्टा लिखें तो हो जाएगा सिग्मा एस टी बाई एम
सिग्मा सी बी सी, समझ में आया? सिग्मा एस टी ऊपर चला गया, एम नीचे रहेगा, तो सिग्मा सी भी नीचे आया, तो दोनों हो गया एम सिग्मा सी बी। ये हो जाएगा डी माइनस एक्स सी अपॉन एक्स सी। और सॉल्व करें अगर, तो सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स सी हो गया, डी अपॉन एक्स सी, और माइनस एक्स सी अपॉन एक्स सी हो जाएगा 1। ठीक है, 1 को हम इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी, एम सिग्मा सी बी सी प्लस 1, उधर -1 था, इधर आया तो +1 इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स सी। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी अपॉन नीचे एम सिग्मा सी बी सी इज इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स सी। हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी? एक्स सी की, तो एक्स सी को हम इधर ले आए, इसको पूरा इधर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स सी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। ठीक है, अब इतना सॉल्व कर रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इतना बेसिक नहीं बताया जा सकता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये इंटरचेंज जो है आप किसी सीनियर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे बहुत इसको डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, बस इतना, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि निकाले कहाँ से हम, इसी को यूज़ किए। लेकिन हमने जब बताया क्रिटिकल डेप्थ में क्या होता है कि दोनों फाइबर्स अपने एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंच जाते हैं, तो सी ए सिग्मा सी बी सी हो जाता है, टी हो जाता है सिग्मा एस टी, एक्स ए क्या हो जाता है? एक्स सी हो जाता है। तो यहाँ से एक्स टी की वैल्यू जब हम निकालते हैं, वो हमको मिलती है ये एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव डेप्थ। इसी को याद करने के लिए आप आसानी से इस तरह लिख सकते हैं, एम सी अपॉन एम सी प्लस टी इंटू डी। ठीक, तो याद करने में आसान हो जाता है। बस ये ध्यान रखिए कि जो सी और टी आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, वो परमिसिबल वैल्यूज़ हैं, सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी। ठीक है, तो एक्स सी यहाँ से निकल जाता है। एक्स सी बराबर क्या मिला हमको? एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। ठीक, इसी को हमने के कांस्टेंट मान लिया, तो के इक्वल टू ये हो गया। ठीक, के की डायरेक्ट वैल्यूज, के की डायरेक्ट वैल्यूज कुछ ग्रेड्स के लिए आप याद कर सकते हैं कि 250 अगर यूज कर रहे हैं ग्रेड, तो 0.40, एफ ई 415 यूज करें 0.289, 500 यूज करें तो 0.253। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ग्रेड ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं, कि ग्रेड ऑफ स्टील ये होगा तो के की वैल्यू ये हो जाएगी, ग्रेड ऑफ स्टील ये होगा, के की वैल्यू ये होगा तो ये हो जाएगी। बट इसमें आप देखिए, तो क्या सिग्मा एस टी केवल है कि यही वैल्यू हमको रखनी है, तो हमको एक्स सी या फिर के की बात करिए, इसमें क्या सिग्मा एस टी ही है कि हमको के की वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रही है? इसमें एम भी तो है, सिग्मा सी बी सी भी तो है। हाँ, तो एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एक्स सी है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसमें वो कैसे कैसे ऑप्शन रहते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए अगर ऑप्शन में रहा क्या परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट पे डिपेंड करता है, तो आप फार्मूला देखेंगे और कर देंगे हाँ सही होता है, बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्या लिखा है? एक्स सी इक्वल टू लिखा है एम, एम क्या होता है? 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। ठीक, ये हमने इंपिरिकल फार्मूला पढ़ा है मॉडुलर रेशियो का। ठीक, एम इक्वल टू था 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन, यहाँ भी एम है तो 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा सी बी सी कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा सी बी सी सिग्मा सी बी सी ये आपको इंटीजर वैल्यू मिली।
और बचा क्या, सिग्मा एस टी बचा और इफेक्टिव डेप्थ बचा। तो हमारा जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो केवल डिपेंड करता है सिग्मा एस टी पे, मतलब परमिसिबल लिमिट इन स्टील पे और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन पे। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सिग्मा सी बी सी दिखा उसको टिक करके चले आए। ठीक, इसीलिए ग्रेड ऑफ स्टील पे केवल हमने के की वैल्यू दी है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, नहीं अभी हमने पढ़ा नहीं होता है। ग्रेड ऑफ स्टील हाँ होता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील दोनों पे होता है, नहीं कंक्रीट पे नहीं होता है, नन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक, लीवर आर्म हमने पढ़ा कि दो अलग अलग नेचर के फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से मूवमेंट जनरेट हो रहा है, या फिर कपल लग रहा है, उसी कपल बोलते हैं कि दो अलग अलग नेचर के अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो एक कपल जनरेट होता है, एक रोटेशन जनरेट होगा ऐसा। ठीक, उनके बीच के जो फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या कहते हैं, लीवर आर्म। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। जेड हमने पढ़ा था, क्या है, ये एक ट्रायंगल है, इसके ये एक ट्रायंगल, इस पे क्या हो गया, एक कंप्रेसिव फोर्स मान लीजिए यहाँ पे लगा, ये सीजी पे लगता है इस ट्रायंगल के सीजी, क्योंकि ये ट्रायंगल पूरा कंसीडर हो रहा है, स्ट्रेस डायग्राम की बात कर रहे हैं। टेंशन में हम लोग ट्रायंगल उतना कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता, पीछे बीच का मटेरियल हमने इग्नोर करके चले हैं। ठीक, तो इसका जो फोर्स लगता है वो इस ट्रायंगल के सीजी पे लगता है। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ना ऐसा, तो इसके जो सीजी होगा उस पे ये फोर्स लगेगा सी। ठीक, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से। और टेंशन में क्या होता है, फोर्स डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी, इसके अपोजिट। ठीक, इस पे फोर्स तो स्टील पे ही लगेगा, इस पे हमको कोई दिक्कत होती नहीं है, मतलब कैलकुलेट करने या फिर देखने समझने के लिए। ठीक, अब देखिए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लीवर आर्म कह रहे हैं, जेड से। ठीक, लीवर आर्म कह रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिले कैसे, हम ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, ट्रायंगल का अगर सीजी आपको पता हो, फिर नहीं पता तो एक बार देखिए, ये ट्रायंगल है, इसका ये सीजी पॉइंट है। तो अगर हम बेस पे आके देखें तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है सीजी की वो कितनी होती है, मान लीजिए इसके जो बेस की लेंथ है वो एक्स है, तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस जो होगी, पॉइंट से ये डिस्टेंस ये होगी एक्स बाई थ्री पे। अगर इस तरफ से देखेंगे हम तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल तरफ से देखेंगे तो एक्स बाई थ्री, अगर और किसी एंगल से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगी डिस्टेंस, टू एक्स बाई थ्री। ठीक, तो यही ट्रायंगल आप रोटेट करके इधर रखे हैं, यही ट्रायंगल इधर रोटेट करके रखे हैं कि इसका एक्स ये था, हालांकि इसको हम एक्स सी लिखे हैं, आपने एनालिसिस के हिसाब से एक्स सी लिखे, इसके बेस की लेंथ होगी एक्स, तो राइट एंगल से अगर ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी, ये मिलेगी एक्स सी बाई थ्री। अगर इधर से देखते तो टू एक्स सी बाई थ्री। ठीक है, हमें जो डिस्टेंस कम काम की है वो यही है राइट एंगल से इसकी सीजी डिस्टेंस, तो ये कितनी कितनी हो जाएगी, ये अगर ये लेंथ इसकी बेस की एक्स सी है तो ये हो जाएगा एक्स सी बाई थ्री। ठीक है, ठीक समझ में आया। इस अब क्या करेंगे, लीवर आर्म निकालने के लिए टोटल जो है लेंथ वो स्मॉल डी है, इफेक्टिव डेप्थ, तो लीवर आर्म निकालने के लिए डी में से हम क्या कर रहे हैं, एक्स सी बाई थ्री को माइनस कर दे तो ये हमको लीवर आर्म मिल जाएगा। ठीक, ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है जेड इक्वल टू डी माइनस एक्स सी बाई थ्री, डी माइनस एक्स सी बाई थ्री। आगे सॉल्व करेंगे, अगर एक्स सी क्या होता है, एक्स सी होता है के डी, के क्या है, के ये है, इसको हमने के मान लिया है तो उसको के डी हमने लिख लिया यहाँ पे, डी माइनस के डी बाई थ्री, डी डी कॉमन ले लिए तो वन माइनस के बाई थ्री बाई डी, इसी को हम जे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, जे इक्वल टू क्या हो जाता है, वन माइनस के बाई थ्री। ये जे के जो हमने माना है ये सब,
ये सब इसलिए माना है कि अभी जब एलएसएम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब डायरेक्ट वैल्यूज मिलती हैं, उसका अलग तरीका निकालने का, बस दोनों को एक तरह से कंपेयर कर सकें, मिला सकें, दोनों ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये सब जो एज्यूम कर रहे हैं, जैसे हमने वहाँ के माना, यहाँ पे जे माना, कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन माना ना, ये आपको जब एलएसएम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा क्यों किया था ऐसा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होती है, उसकी वजह से कन्फ्यूजन, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, वो सब हम एक चार्ट में दोनों कंपेयर करके देख लेंगे, जिससे हमें कन्फ्यूजन आगे ना हो। ठीक। अब जो दो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स लग रहे थे, स्ट्रेस तो हमने जाना, फोर्स भी जाना, कहाँ लग रहा है, टेंशन में लग रहा है एकदम रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड पे, और कंप्रेशन में x/3 के टॉप मोस्ट फाइबर से x/3 डिस्टेंस पे कंप्रेसिव, मतलब उसके सीजी पे लग रहा है ट्रायंगल बेसिकली। तो उस फोर्स की वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए कितना लग रहा है। तो इसकल टू हमने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से हमको फोर्स पता चल जाता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। कि अगर हम बात करें फोर्स इंटू एरिया, हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस क्या, फोर्स को क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया। कंप्रेसिव की बात करें तो इतना स्ट्रेस हमको लग रहा है, इतना स्ट्रेस हमको मिल रहा है कंप्रेशन में, इसी में हम एरिया के मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमको फोर्स मिल जाएगा। बट कंफ्यूजन ये है कि स्ट्रेस मिल क्या रहा है, स्ट्रेस क्या वेरी कर रहा है, यहाँ पे सिग्मा सीबीसी है, यहाँ पे 0 है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एवरेज ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे ना। सिग्मा सीबीसी हमको टॉप में मिल रहा है और न्यूट्रल एक्सिस पे 0 मिल रहा है, डिवाइड बाई 2, तो हमको एक एवरेज मिल गया कि इस एरिया पे, इस इतने पोर्शन पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो कितना लग रहा है एवरेज। एरिया क्या है, एरिया कंप्रेसिव जोन का एरिया ये है, बी इंटू एक्स ए, अगर एक्चुअल की बात करें तो एक्स ए, क्रिटिकल की बात करें तो एक्स सी। ठीक। और टेंशन में जो स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा एस टी बाई एम लग रहा है, इसका एरिया एम ए एस टी, एम ए एस टी, और स्ट्रेस सिग्मा एस टी बाई एम, एम लिखना मत भूलिएगा, बार बार इसको सॉल्व करिएगा, लिखिएगा, याद रहेगा। ठीक। नहीं तो आप डायरेक्ट ए एस टी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। एम ए एस टी एरिया जब कंक्रीट टर्म ले चल रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेस का जो है स्टील में, उसको कंक्रीट टर्म में सिग्मा एस टी बाई एम लिखेंगे। ठीक। तो कंप्रेसिव फोर्स बात करें, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया अंडर स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस हमको मिला सिग्मा सीबीसी प्लस 0/2 एवरेज, एरिया था बी इंटू एक्सी, अगर एक्सी बात कर रहे हैं तो एक्सी वरना एक्सी। ठीक। तो सी कितना हो गया, ये हो जाएगा सिग्मा सीबीसी 1/2 बाहर ले लिए, सिग्मा सीबीसी बी इंटू एक्सी, कहाँ लगेगा, एक्स सी बाई 3 फ्रॉम द टॉप, बात की थी हमने। ठीक। यहाँ पे सी लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी बी, या फिर स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, जो भी लेके आपको जो समझ में आए, इंटू एक्स सी। ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स जो ये लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, एवरेज स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एस टी बाई एम है, और एरिया अंडर स्ट्रेस कितना है, एम ए एस टी, सिग्मा एस टी बाई एम इंटू एम ए एस टी, तो एम से एम कैंसिल आउट, तो हमको जो फोर्स मिला टेंशन का वो कितना हो गया, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। ठीक। सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ये कहाँ लगेगा, एड सेंट्रॉइड ऑफ टेंशन स्टील, टेंशन स्टील जो होगा उसके सेंट्रॉइड पे लगेगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या निकाला अभी तक, दो स्टेप सिर्फ किए अभी, न्यूट्रल एक्सिस की एक्चुअल डेप्थ निकाली है और क्रिटिकल डेप्थ निकाली। क्यों निकाली, क्या जरूरत पड़ी, हमने पढ़ा था ना अभी शुरुआत में कि इसकी जो डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की, उससे हम बता सकते हैं कि कैसा फेलियर होगा, कौन सा मटेरियल पहले फेल होगा, वो कैसे होगा, वो ऐसे पता चलेगा कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स अपॉन सिग्मा एस टी एन डी। ये तो याद करने की चीज़ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं।
स्टेप 3 क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल एक्सिस। दोनों को कंपेयर करके ही हम बता पाते हैं कि कैसा फेल होगा, कौन सा मटेरियल पहले फेल होगा। अब देखिए, ये हो गया आपका एक्स, रुकिए, ये हो गया आपका बीम, ये क्या हो गया, बीम थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ पे मान लीजिए रेनफोर्समेंट है, ठीक। ये हो गई इसकी टोटल डेप्थ, ये हो गया इसका इफेक्टिव कवर, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डी, ठीक। ये डिस्टेंस है एक्स सी की, क्रिटिकल डेप्थ की एक्स सी, ये वैरी तो करेगा नहीं, एक बार हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैरी नहीं करेगा, ठीक। ये फिक्स कर लिया हम। अब देखिए 3 कंडीशन बता रहा है, क्या कह रहा है कि एक्स ए जो होगा हमारा वो छोटा हो जाए एक्स सी से, हम दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। एक्स ए क्या हो जाए, वो छोटा हो, एक्स ए और एक्स सी की जो डिस्टेंस है हम टॉप से कैलकुलेट करते हैं, ठीक। मान लीजिए एक्स सी छोटा है तो मतलब क्या हुआ, एक्स सी यहीं आके कहीं रुक गया, एक्स ए सॉरी, हाँ एक्स ए आगे यहीं कहीं रुक गया कि एक्स ए की डिस्टेंस जो मिली हमको ये मिली, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ किए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये मिली हमको। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये कि जो स्ट्रेस डायग्राम मिलेगा हमको, वो क्या होगा, जाएगा तो वो न्यूट्रल एक्सिस से, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ही जाएगा, और लीनियरली वेरी करेगा तो होगा क्या, कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक। इसमें होता क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर चला जाता है, उससे होता क्या है कि हमारा जो स्टील होता है उसमें सिग्मा एस टी पे वो पहुंच जाता है, अपने एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंच जाता है, सिग्मा एस टी बाई एम पे, बट कंक्रीट जो है वो अपनी लिमिट पे नहीं पहुंच पाता है, वो उससे कम रह जाता है, ठीक। अगर न्यूट्रल एक्सिस इससे बात करते हैं हम एक्चुअल से, तो उसमें क्या होता, वो कुछ ऐसा होता, जिसमें क्या होता कि दोनों मटेरियल अपने एक्सट्रीम या फिर परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जाते हैं, ठीक। बट जब हम बात कर रहे हैं कि एक्स ए इज लेसर देन, एक्स ए इज स्मॉलर देन एक्स सी, एक्स ए इज स्मॉलर देन एक्स सी, तब क्या होता है कि स्टील जो होता है वो अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जाता है। मतलब क्या, स्टील इसके बाद अगर लोड लगा तो कंक्रीट तो अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन स्टील उससे पहले फेल हो जाएगा, स्टील फेल हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर भी फेल हो जाएगा, ठीक। तो मतलब फेल कौन सा हो रहा है मटेरियल, इसमें पता चल रहा है ना कि स्टील पहले फेल हो जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि ये जो होती है डेप्थ इसकी, ये बताती है हमें कि कौन सा मटेरियल फेल होगा। बात हुआ कि एक्स ए इज स्मॉलर देन एक्स सी, पहला कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन, कि जितना रेनफोर्समेंट देना था, जरूरी था, उससे हमने कम दिया, ठीक। इसी को हम क्या कह दिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, एक्स ए स्मॉल होता है एक्स सी से, हम सरिया जितनी जरूरत होती है, रेनफोर्स जितना जरूरत होती है उससे कम प्रोवाइड कराते हैं। फेलियर में क्या होता है, परमिसिबल लिमिट में पहले कौन सा मटेरियल पहुंचता है, रेनफोर्समेंट पहुंचता है, और फेल कौन सा करेगा, रेनफोर्समेंट करेगा, ठीक। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी, एक्स ए और एक्स सी बराबर हो जाए, तब क्या होगा, ये है एक्स सी और एक्स ए दोनों बराबर हो जाए, तब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दोनों सेम हो जाएगी, एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ दोनों सेम हो जाएगी। तब क्या होगा, तब जो स्ट्रेस डायग्राम, अब क्रिटिकल पे आपको पता है कि स्ट्रेस डायग्राम जब बनता है तो
दोनों मटेरियल अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी है, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी है। तो दोनों मटेरियल, ये भी कंप्रेशन जोन में जो कंक्रीट है वो भी अपने लिमिट पे पहुंच जाएगा और स्टील पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो ऐसे सेक्शन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस सेक्शन। इसमें दोनों मटेरियल एक साथ अपने एक्सट्रीम या फिर परमिसिबल लिमिट पे पहुंच रहे हैं, तो जब इसके बाद हमने लोड बढ़ाया तो दोनों एक साथ फेल हो जाएंगे, ठीक, समझ में आया। अगर एक्स से इक्वल टू एक्स सी है, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बराबर है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के, तो दोनों मटेरियल एक साथ अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंचेंगे, दोनों मटेरियल एक साथ फेल होंगे। पूछेगा कौन सा मटेरियल की वजह से फेल हो रहा है, तो दोनों मटेरियल की वजह से बैलेंस सेक्शन में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो फेल करता है, ठीक है। अगला कंडीशन है एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी। वैसे हम सेक्शन को क्या कहते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। उसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये डेप्थ है किसकी, एक्स ए की, ठीक है। अब एक्स के ए क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया एक्स सी से। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा कंक्रीट है वो अपने परमिसिबल लिमिट पे रीच कर जाता है पहले किससे, हमारे स्टील से। तो स्टील में हमने क्या लिखा, टी बाई एम, सिग्मा एस टी नहीं लिखा। अभी ये अपने एक्सट्रीम या फिर परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंचा, जितना ये बियर कर सकता है, जितना झेल सकता है उतना लोड अभी इस पे नहीं आ रहा है। बट कंक्रीट पहुंच चुका, कंक्रीट इससे ज्यादा लोड अब नहीं ले पाएगा, इससे ज्यादा लोड दिया तो कंक्रीट कर जाएगा फेल। अब देखिए तीन तरह के फेल हमने देखे। एक्स ए छोटा था एक्स ए से, तो रेनफोर्समेंट पहले फेल कर रही थी, ठीक। दूसरे में क्या है, दोनों मटेरियल एक साथ फेल कर रहे थे। तीसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, जब एक्स ए है वो एक्स सी से बड़ा है, तो इसमें कंक्रीट फेल कर जा रहा है पहले। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं हम, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। मतलब जितना रेनफोर्समेंट देना चाहिए तो उससे हमने कहीं ज्यादा दे दिया, तो रेनफोर्समेंट में कभी खतरा आएगा नहीं। खतरे में कौन सा रहेगा मटेरियल, कंक्रीट रहेगा, क्योंकि कंक्रीट कम दिया है हमने जितना जरूरत थी, तो फेल कंक्रीट करेगा। अब देखिए फेलियर हो रहा तीनों तरह का। हम कौन सा फेलियर मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे लिए ठीक है, फेलियर तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन कौन सा अगर हो तो होगा तो कौन सा सही होगा। कंक्रीट के बारे में पढ़ा हमने कि ब्रिटल मटेरियल होता है, कि टूटता है तो कांच की तरह टूटता है, ठीक। कोई इसमें खिंचाव कंप्रेशन ये सब नहीं दिखता है, फेल करेगा तो एक साथ फेल कर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। स्टील का फेलियर कैसे होता है, स्टील का फेलियर क्या होता है, इलोंगेट करता है वो, ठीक। वो एक तरह का बेंड कर जाएगा, खींचेगा, एक तरह की वार्निंग मिलेगी हमको कि फेल कर रहा है हमारा स्ट्रक्चर। तो पहले कंडीशन में रेनफोर्समेंट फेल कर रहा है, तो हम कौन सा कंडीशन हमारे लिए डिजायरेबल है, कौन सा कंडीशन डिजायरेबल है, जिसमें रेनफोर्समेंट पहले फेल कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब रेनफोर्समेंट पहले फेल कर जाए, कंक्रीट में भी स्ट्रेंथ बची है तो कंक्रीट फेल कर नहीं रहा, तो रेनफोर्समेंट फेल कर रहा है, तो हमको वार्निंग मिलती है कि बेंडिंग दिखाई देने लगेगा। कंक्रीट बचा रहेगा लेकिन रेनफोर्समेंट फेल करेगा, लेकिन वो एक तरह का बेंड हो जाएगा, कोलैप्स नहीं कर जाएगा, डक्टाइल मटेरियल होता है। वही ओवर रेनफोर्स की बात करें, इसमें कंक्रीट फेल कर रहा है, स्टील में भी बहुत इसमें स्ट्रेंथ बची है, लेकिन कंक्रीट फेल किया तो पूरा स्ट्रक्चर कंक्रीट का गिर जाएगा, फेल कर जाएगा। और इस तरह का फेलियर सडन फेलियर होता है, तो इस तरह का फेलियर हम नहीं चाहते कि हो हमारे स्ट्रक्चर में, ठीक। और बैलेंस सेक्शन में 2 मटेरियल एक साथ फेल होंगे, वो हमारे लिए मतलब ठीक है, क्योंकि एक साथ फेल होंगे और दूसरी बात क्या है, इकोनॉमी स्ट्रक्चर बनता है बैलेंस सेक्शन से, ठीक। बट मोस्ट डिजायरेबल अगर कहा जाए तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन को हमारे लिए मोस्ट डिजायरेबल कहा जाता है, ठीक।
मोड्स ऑफ फेलियर क्या है, बैलेंस है। बैलेंस में क्या है, इन दिस सेक्शन द स्टील इज डिजाइंड सच दैट द स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड द स्ट्रेस इन टेंशन स्टील विल रीच टू देयर परमिसिबल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। इट इज assumed that both material will fail simultaneously under reinforced section। क्या कहता है, इन दिस सेक्शन द स्टील अवेलेबल इज लेस देन ऑफ बैलेंस सेक्शन, hence the stress in steel will reach to its permissible stress first। मतलब स्टील में जितना स्टील देना चाहिए उससे हमने कम दिया तो स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच जाएगा। इट इज द सेफेस्ट सेक्शन बिकॉज द नेचर ऑफ फेलियर इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल फेल होता है, सडन फेलियर नहीं होता। डक्टाइल मटेरियल होने की वजह से जिसमें फेलियर होता है वो ग्रेजुअल फेलियर होता है। वहीं ओवर रेनफोर्स सेक्शन का फेलियर होता है, इन दिस सेक्शन द स्टील अवेलेबल विल बी मोर देन, जितना रिक्वायरमेंट है स्टील का उससे ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है ऑफ द बैलेंस सेक्शन, हेंस द स्ट्रेस इन कंक्रीट विल रीच इट्स परमिसिबल स्ट्रेस फर्स्ट। कंक्रीट का जो परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू है उस पर वो पहले रीच कर जाएगा, फेल भी इसीलिए वो पहले करेगा। इट इज़ नॉट द सेफेस्ट सेक्शन बिकॉज द नेचर ऑफ फेलियर इज सडन, क्योंकि इसमें जो फेलियर होता है वो सडन होता है, इसलिए ये बहुत सेफेस्ट सेक्शन नहीं माना जाता है। और ब्रिटल ऑफ प्राइमरी कंप्रेशन। प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर क्या होता है, जब कंक्रीट पहले फेल कर जाए उसको प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर कर दे, अगर स्टील पहले फेल कर जाए तो सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर उसको कहा जाता है। ठीक है, अब हमने क्या क्या किया स्टेप में, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली, दोनों को कंपेयर किया। एक्स से बड़ा निकला अगर एक्स से तो क्या कहे, उसको अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहा। दोनों बराबर है एक्स से एक्स तो बैलेंस सेक्शन, अगर एक्स ए बड़ा है एक्स से तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन थी, और उसका फेलियर भी जाने कैसे कैसे होता है। अब क्या है कि अगला स्टेप जो है उसमें हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं कि हमारा सेक्शन जो बना हुआ है वो कितना मोमेंट बियर कर सकता है, कितना मोमेंट रजिस्ट कर सकता है। एक बेंडिंग मोमेंट जो उसके ऊपर आएगा, जिसको उसको एब्जॉर्व करना है या फिर बियर करना है, तो जितनी इसकी क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, कितना मोमेंट वो रजिस्ट कर पाएगा। ठीक, अब जिस बेंडिंग मोमेंट पे वो फेल करेगा, एट दैट पॉइंट जहां पे वो फेल कर रहा है वही उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कि इससे ज्यादा वो नहीं ले पाएगा। ठीक, बेंडिंग मोमेंट क्या है, इट इज अ मोमेंट विच एक्सर्टेड बाय ऑन स्ट्रक्चर ड्यू टू सेल्फ वेट एंड एक्सटर्नल वेट लोड। तो सेल्फ वेट की वजह से या फिर एक्सटर्नल लोड की वजह से जो मोमेंट जनरेट होता है उसको बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। और इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सेक्शन, सेक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी टू रेजिस्ट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। जितना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वो रेजिस्ट करता था वही उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक, अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन, तीनों के लिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग निकाल सकते हैं और दोनों जोन से निकाल सकते हैं, कंप्रेशन और टेंशन जोन से, सब देखते हैं। ठीक, अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो हमें पता है कि रेनफोर्समेंट जो वो अपने लिमिट पे, परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जाएगा और कंक्रीट नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ हमने सिग्मा एस टी बाई एम लिखा, यहाँ पे सी ए लिखा, ये एक्स ए बाई 3 पे लग रहा है ये फोर्स, तो लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई 3 हम सब पढ़ चुके हैं। तो एम आर क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, अगर कंप्रेशन तरफ से निकालना है। अगर टेंशन तरफ निकालो तो टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। ठीक, सिंपल है। ठीक, देखते हैं। अब कंप्रेसिव फोर्स हमने निकाल लिया है, पहले ही समझ लिया क्या होता है। इसका एवरेज सी ए प्लस 0/2 कर लिया इंटू एरिया अंडर स्ट्रेस, तो बी इंटू, अगर इतनी बात करें तो एक्स ए। ठीक, वही हमने लिखा है कि बी इंटू एक्स ए प्लस एवरेज स्ट्रेस सी ए प्लस 0/2। उसके बाद ये तो क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रेस हमने जो निकाला था, ये फोर्स हो गया, सॉरी, स्ट्रेस इंटू एरिया। उसके बाद लीवर आर्म डी, टोटल डी है माइनस एक्स ए बाई 3। ठीक, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा कंप्रेशन की तरफ से। टेंशन की तरफ से अगर यही निकालना चाहें, अंडर रेनफोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक, इसलिए हमने एक्स से दिखाया है, एक्स से छोटा। ठीक, टेंशन की तरफ से निकालना है तो वही है सिग्मा एस टी बाई एम, एम एस टी एम एम कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा एस टी हमने निकाला था इंटू लीवर आर्म। अब देखिए दोनों तरफ से हम निकालना है, ऐसा नहीं चेंज आएगा, दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। यही हमारा जब न्यूमेरिकल आएगा उसमें मिला के देखेंगे भी कि दोनों सेम आना चाहिए। बैलेंस सेक्शन की बात करें तो वही कर रहे हैं, इसमें क्या है, बैलेंस में एक्स ए इक्वल टू एक्स सी होगा, दोनों अपने परमिशन लिमिट पहुंच गए। अब देखिए वही चीज है कि कंप्रेशन तरफ से यूज कर रहे हैं तो इसमें सी ए यूज किया, ये आपको ध्यान देना है, सिग्मा सीबीसी नहीं यूज कर रहे हैं, बट
टेंशन तरफ से यूज किए तो सिग्मा एस टी यूज किए। यही मेन चीज़ है जो इसमें आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है, ठीक, कि कौन सा मटेरियल पहले पहुंच रहा है, किस पे परमिशन लिमिट पहुंच चुका है, कौन सा नहीं पहुंचा। अंडर में पता है कंक्रीट नहीं पहुंचता है तो हमने वहां सी यूज किया, टेंशन के लिए स्टील में सिग्मा एस टी। बैलेंस में दोनों पहुंच जाते हैं तो दोनों में बी एक्स सी, यहाँ पे एक्स सी यूज करेंगे, सिग्मा सी बी सी यूज किया है यहाँ पे सी एक जगह, और टेंशन की तरफ से भी देखेंगे तो सिग्मा एस टी बाई एम यूज किए हैं और एक्स यूज किए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, आराम से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक। बस ये समझने की जरूरत है आपके यहाँ पे कि कौन सा मटेरियल किस कंडीशन में अपने लिमिट पे पहुंच रहा है और उसी तरह की वैल्यूज यूज करनी है उसके लिए रिस्पेक्टिवली। ये हो गया बैलेंस सेक्शन के लिए। कंप्रेशन और टेंशन से एमआर दोनों सेम आना चाहिए। आप किसी एक का ही यूज करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना पहले कि एक्स से एक्स कंपेयर करके कि स्ट्रक्चर कैसा है आपका, अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है, आपको पता चल जाएगा, या फिर बैलेंस है। तो आप इन तीनों में से, जैसे अभी ओवर के लिए भी करेंगे एमआर, तो तीनों में से केवल एक ही आपको यूज करना पड़ेगा। दोनों में खाली अगर मतलब जरूरत नहीं है तो केवल कंप्रेशन या टेंशन एक तरफ से यूज कर लेंगे। हाँ, ये ध्यान देते हैं कि अगर सिर्फ आपको बेंडिंग एमआर निकाल के दिखाना है और मान लीजिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि सिग्मा जो स्टील है वो अपने लिमिट पे पहले पहुंच जाता है, तो आपको उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, सिग्मा एस टी आपको पता रहता है तो डायरेक्ट टेंशन तरफ से निकाल देते हैं, ठीक। कंप्रेशन में क्या है, अभी वो अपनी लिमिट पहुंचा नहीं, सी ए हो सकता है हमको कैलकुलेट करना पड़े सिमिलर ट्रायंगल एंगल से, लेकिन तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट टेंशन तरफ से निकाल लेते हैं। बैलेंस में आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। बात करते हैं ओवर रेनफोर्स। ओवर रेनफोर्स में क्या होता है कि जो एक्स ए होता है वो ग्रेटर हो जाता है एक्स सी से। ऐसे कंडीशन में कंक्रीट हमारा लिमिट पे पहुंच जाता है अपने, मतलब इससे ज्यादा आप लोड नहीं ले पाएगा, लेकिन स्टील नहीं पहुंच पाता। इसमें क्या फेल करता था, कंक्रीट पहले फेल कर जाता था। इसीलिए हमने यहाँ पे सिग्मा सीबीसी लिखा कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए टी लिखा है, वरना अगर लिमिट पहुंच जाता स्टील भी तो हम सिग्मा एस टी लिखते। दोनों के बीच की डिस्टेंस लीवर आर्म कहलाती है। एमआर फ्रॉम कंप्रेशन साइड, एवरेज स्ट्रेस कितना था, इसमें सिग्मा सीबीसी यूज कर लिए हैं, सिग्मा सी प्लस 0/2 इंटू बी इंटू अंडर, मतलब एरिया अंडर दैट स्ट्रेस, बी इंटू एक्स ए, ठीक। बैलेंस में एक्स सी यूज किए थे, दोनों बराबर था इसलिए डी माइनस एक्स ए बाई थी, ये लीवर आर्म। अब बात करें टेंशन जोन तरफ से, तो टेंशन जोन की तरफ से हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, आईएस कोड मना करता है। क्यों करता है, क्योंकि रेनफोर्समेंट एक मतलब बीम के अंदर है, उस पर हम उतना मतलब कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि उसकी कितनी अभी वो कितनी लिमिट ले सकता है, कितना उसके अंदर स्ट्रेंथ बची है, तो वो सेफ नहीं होता है। कंक्रीट हमारा पहले फेल कर जाएगा ना, तो वो इस तरह का फेलियर हमारे लिए सेफ नहीं होता है। तो एमआर फॉर टेंशन एज पर आईएस कोड रिकमेंडेशन, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नेवर बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टेंशन जोन इन केस ऑफ ओवर एनफोर्स सेक्शन, ठीक। ओवर एनफोर्स सेक्शन में टेंशन की तरफ से हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। मेंबर फेल्स ड्यू टू फेलियर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रिमेन्स अंडर स्ट्रेस। स्टील क्या है, वो अंडर स्ट्रेस रह जाती है, अपने लिमिट पहुंच नहीं पाती, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल अंडर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ स्टील, ठीक। क्योंकि जब फेल करता है तो हमें पता चल जाता है कि वो अपने लिमिट पहुंच चुका है, लेकिन उसके पहले वो किस लिमिट पे पहुंचा वो हमें कैलकुलेट करना बड़ा कठिन होता है हम लोग के लिए, तो हम इधर से कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो इतना पढ़े हम, उसमें से क्या इसमें से देखने वाली चीजें, अंडर रेनफोर्स सेक्शन फेलियर अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टील। हम लोग समझ ही चुके हैं कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील पहले फेल करता है क्योंकि वो अपने लिमिट पे पहले पहुंच जाता है, कंक्रीट अंडर स्ट्रेस हो जाती है एज द स्टील अचीव इट्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस प्रायर टू कंक्रीट। कंक्रीट से पहले वो अपने परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट पे पहुंच जाती है। कंक्रीट रिमेन अंडर स्ट्रेस, कंक्रीट अंडर स्ट्रेस रह जाता है, द फेलियर विल बी डक्टाइल फेलियर, क्योंकि स्टील फेल कर रहा है तो फेलियर जो होगा वो डक्टाइल फेलियर होगा स्टील की वजह से। इट गिव्स सफिशिएंट वार्निंग बिफोर फेलियर, फेलियर से पहले अच्छी खासी हमको वार्निंग मिल जाती है, इवैक्यूएशन हो सकता है, स्ट्रक्चर हम लोग खाली कर सकते हैं, वहाँ पे कोई कैजुअलिटी होने के चांस कम हो जाते हैं। दे दिस काइंड ऑफ सेक्शन इज डिजायरेबल, ठीक है, दिस काइंड ऑफ सेक्शन इज डिजायरेबल। ऐसे स्ट्रक्चर क्या होता है, डिजायरेबल होते हैं। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, फेलियर ऑफ सेक्शन इज ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टील कंक्रीट साइमल्टेनियसली, एक साथ फेल होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज ऑलवेज प्रिफर्ड फॉर सेफ्टी एंड इकोनॉमी। सेफ्टी तो होती है, अंडर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं सेफ होता, लेकिन इकोनॉमी भी होती है, तो एक इसमें एक अलग फैक्टर होता है। इन दिस द एक्चुअल डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस आर इक्वल, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिटिकल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ दोनों न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल होती हैं। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, द फेलियर ऑफ
दिस काइंड ऑफ मेंबर इज ड्यू टू फेलियर ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट फेल होता है, कंक्रीट रीचेज इट्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ प्रायर टू द स्टील, स्टील से पहले अपने लिमिट पे पहुंच जाता है एट द इंस्टेंट ऑफ फेलियर। ठीक, दिस काइंड ऑफ सेक्शन is always avoided because it does not give warning before failure and it is a brittle failure in nature, though it can resist much more load and moment। हालांकि ये और अधिक लोड और मोमेंट ले सकता है, लेकिन अगर फेल करेगा तो सडन फेल होगा, जिससे क्या होगा, कैजुअलिटीज ज़्यादा हो सकती हैं, खतरा ज़्यादा हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी प्रेफर्ड नहीं किया जाता है ओवर एनफोर्स सेक्शन। क्या क्या पढ़ा हमने, एक्चुअल डेप्थ कैसे निकालते हैं, मोमेंट एरिया को इक्वेट करके, कंप्रेशन में जो एरिया बी इंटू एक्स है उसका न्यूट्रल एक्सिस से सी जी की डिस्टेंस है बी एक्स ए बाई 2, और स्टील की बात करें तो उसका एरिया है एम एस टी होता है, एम से इंटू करके हम कॉन्क्रीट टर्म चेंज कर लेते हैं इंटू डी माइनस एक्स, टोटल डेप्थ जो थी डी उसमें से एक्स ए माइनस करके तो नीचे की डेप्थ मिल जाती है। यहाँ से हम एक्स से निकाल लेते हैं, एक्स से निकालने के लिए एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस एस टी सिग्मा एस टी इंटू इफेक्टिव डेप्थ। उसके बाद टाइप ऑफ सेक्शन पड़े, अंडर इन्फोर्स, बैलेंस सेक्शन, ओवर इन्फोर्स सेक्शन। इसमें एक्स से छोटा होता है, इसमें एक्स से बराबर होता है एक्स के, इसमें एक्स से बड़ा होता है। अंडर इन्फोर्स में क्या होता है, सी ए तक नहीं पहुंच पाते, सिग्मा सी बी तक पहुंचे उससे कम ही रह जाता है, और सिग्मा एस टी ये बराबर रहता है इसमें। वही सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान से जब लगाएंगे तो और समझ में आएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले बैलेंस सेक्शन के लिए कंप्रेशन टेंशन में। अब बैलेंस सेक्शन में देखेंगे तो सिग्मा सी बी सी यूज कर रहे हैं हम लोग, सिग्मा सी बी सी बैलेंस में यूज कर रहे हैं और सिग्मा एस टी भी यूज कर रहे हैं। बस अंडर इन्फोर्स की बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो सिग्मा एस टी यूज कर रहे हैं, लेकिन कंक्रीट के लिए सी ए यूज कर रहे हैं। और दोनों में बैलेंस में एक चीज़ और है कि एक्स सी यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक्स से एक्स सी बराबर होता है, और सब में हम क्या करते हैं, एक्स ए ही यूज करते हैं, नहीं एक्स ए। और ओवर एनफोर्स में सिग्मा सी बी सी कंक्रीट पहुंच जाता है, इस तरह से हम निकालते ही नहीं है टेंशन की तरफ से। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, जितना अभी हम लोग ने एनालिसिस पढ़ा है उस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम लगाते हैं, जिससे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्या कह रहा है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन्स अ लेंथ ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर लेंथ है उसकी बीम की, विथ एंड डेप्थ आर 250 एंड 440 mm। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बीम बनाएंगे। ये होगी बीम हमारी, ठीक। इसकी विथ दी है 250 mm, ठीक। और डेप्थ दिया है, डेप्थ देखिए, डेप्थ दिया है आर 440 mm। अगर इफेक्टिव डेप्थ वो बोल नहीं रहा है तो हम उसको टोटल डेप्थ मान करेंगे। अगर टोटल डेप्थ नहीं लिखा है और इफेक्टिव कहीं कहीं इफेक्टिव कवर की बात नहीं की है तो उसको हम इफेक्टिव डेप्थ मान लेंगे। बट इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इफेक्टिव कवर दिया है 40 mm का, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेप्थ दी है ये टोटल डेप्थ दी है, ठीक। टोटल डेप्थ कितनी दी है, 440 mm। इफेक्टिव कवर जो दिया है वो कितना दिया है, रेनफोर्समेंट कितना दिया है इसमें, द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 3 बार ऑफ 12 mm डायमीटर, 3 बार हैं 3 बार्स ऑफ 12 mm बाई डायमीटर, ठीक। 3 बार यूज की हैं 12 mm डायमीटर की। इफेक्टिव कवर भी दिया है, वो भी लिख लेते हैं। इफेक्टिव कवर क्या होता है, रेनफोर्समेंट के सेंट्रॉइड से लोअर मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस। कितना दिया है, 40 mm। ठीक है। तो
इफेक्टिव डेप्थ दिया, सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ दिया, टोटल इफेक्टिव कवर दिया, टोटल डेप्थ दिया, तो हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे। इफेक्टिव डेप्थ टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, टोटल डेप्थ कितनी है 440 माइनस 40 इसकी इफेक्टिव कवर है, तो हो जाएगा 400 mm। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी, D इक्वल्स टू 400 mm। 400 mm। ठीक, इतना तो हमको पता चल गया। और क्या कह रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील यूज आर M20 एंड 4Fe415। Fe415 यूज कर रहे हैं और कंक्रीट के लिए M20। कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड ऑन इट, कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सटर्नल लोड, कितना एक्सटर्नल लोड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन इट विदाउट फेलियर। ठीक, करते हैं। ग्रेड क्या है, M20 है कंक्रीट का, और स्टील कितना यूज कर रहे हैं, Fe415। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, क्रिटिकल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है कैसा है, उसके बाद हम कितना लोड दे सकते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। एनालाइज कर रहे हैं ना कितना लोड दे सकते हैं, तो एक्स सी और एक्स सी आपको निकालना है सबसे पहले। तो अगर एक्स सी निकालें हम, एक्स सी क्या पढ़ा था हमने, एक्स इजकल टू एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू स्मॉल डी में पता है, एम निकाल लेते हैं, एम हमें नहीं पता अभी। 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। अब सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी की बात करते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है कंक्रीट और स्टील की, ग्रेड हमें पता है M20 यूज कर रहे हैं। ग्रेड कौन सा यूज कर रहे हैं, M20। M20 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू क्या होती है, बेंडिंग हो रहा है ना, बीम है इसमें बेंडिंग होगी, हमने पढ़ा था ना आई एस कोड जो वैल्यू पढ़ी थी हमने, कि अगर बेंडिंग की बात हो रही है कंप्रेशन में, तो M20 के लिए जो वैल्यू हम सिग्मा सीबी की यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी होगी, 7। वहीं अगर सिग्मा एसटी की बात करें, तो इसमें कौन सा ग्रेड हम यूज कर रहे हैं स्टील का, Fe415। Fe415 के लिए टेंशन की बात हो रही, टेंशन में यूज कर रहे हैं ना इसको, स्टील को। अभी टेंशन में डायमीटर भी डिपेंड करता है माइल्ड स्टील के लिए, बट इसमें क्या है 230 डायरेक्ट यूज कर सकते हो दोनों के लिए, चाहे इतना डायमीटर हो। तो सिग्मा एस टी कितना हो गया हमारा, सिग्मा एस टी हो गया 230 अपॉन न्यूटन पर mm स्क्वायर, और सिग्मा सीबीसी कितना हो गया 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा सीबीसी कितना हो गया 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा एस टी हो गया 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखेंगे, कितना होगा
280/3 इंटू 7। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? ये आएगा 13.33। ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि कितना आया है हमारा 13.33। अब सॉल्व करते हैं एक्स सी कितना होगा हमारा? एक्स सी हो जाएगा, एम कितना आया 13.33 इंटू सिग्मा सी बी सी होगा 7 अपॉन 13.33 इंटू 7 प्लस सिग्मा एस टी कितना है 230 इंटू डी, डी कितना हमारा 400 स्मॉल डी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स सी की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करिए। इसको नोट कर लिए पॉज करके, मैं इसको वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक, कितना कितना आएगा? ये आएगा 115.45 mm। ठीक है, एक्स सी हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? एक्स ए निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। क्रिटिकल डेप्थ हमने निकाल ली, अब एक्चुअल निकाल के उसको दोनों को कंपेयर कर लेंगे। एक्स ए निकालने के लिए क्या करते हैं हम? एक्स ए निकालने के लिए क्या करते हैं? मोमेंट एरिया दोनों का, कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन का इक्वेट करते हैं। क्या मिला था हमको? बी एक्स ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। वैल्यू रखिए, बी कितना है 250, 250 बाई 1 बाई 250 बाई 2 कितना होगा 125 एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13.33। एस टी हमको, एस टी हम कहीं तो निकाल लें पहले ही। एस टी अगर निकालना चाहे, एस टी कितना होगा? एक तरह का क्या है, जो सरिया यूज हो रहा है उसका डायमीटर सेक्शन जब हम देखते हैं तो हमको गोल गोल सर्कल ही दिखता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी कितना है? 12 है, दिया हुआ है। एक सरिया का ये बात हुई। कितनी सरिया यूज हो रही, कितनी रेनफोर्समेंट यूज हो रही? 3। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 339.29, 339.29 mm स्क्वायर एरिया है, mm स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है? ये एस टी हमको मिल गया, एक्स सी हमने निकाल लिया। एक्स सी निकाल लिया, अब हम निकालना है एक्स ए। एस टी भी हमको मिल गया 339.29 डी अपॉन कितना है 400 माइनस एक्स ए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका 400 से इंटू करेंगे, उसके बाद माइनस जितनी वैल्यू आएगी इंटू एक्स ए। तो आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा 125 एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180,909 4.28 इंटू कितना हो रहा है 400 माइनस एक्स ए। अब इसका 400 से इंटू होगा इसका एक्स ए से, तो आपको एक क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर का, एक्स का। और तो इसको कैलकुलेटर डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? कैलकुलेटर मोड में जाएंगे, इक्वेशन में, उसमें फॉर्मेट जो यूज करेंगे, कितना कैसे यूज करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है, ये पार्ट जो ये सी हो जाएगा, जो इंटीजर्स वैल्यू रहेंगी वो सी हो जाएगा, एक्स ए के साथ जो होगा वो बी हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिए, एक्स ए के साथ जो ए लिख रहे हैं इसमें भी तो प्लस है,
एक्स ए जब सॉल्व करेंगे माइनस में आएगा, इस तरफ ले आएंगे इक्वेशन के, इक्वल के इधर ले आएंगे, सब सारी चीजें इक्वल के इधर ही रहेंगी। इसको जब इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो एक्स के साथ जो वैल्यू रहेगी वो बी की वैल्यू हम डायरेक्ट प्लस लिख देंगे। बट ये इंटीजर जो इधर प्लस है, इधर जब लेंगे माइनस में, तो इसमें जो सी की वैल्यू रखेंगे वो माइनस में रखेंगे कैलकुलेटर में। उसके बाद जब तीनों वैल्यू रख देंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे 2 बार, तो आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। हो सकता है एक माइनस में मिले, तो जो आपको सही लग रही है वैल्यू, पहली वैल्यू या दूसरी वैल्यू जो सही ज्यादा लग रही है, उसको आप क्या हो जाएगा, वो एक्स ए हो जाएगा। तो एक्स ए हमको जो मिलेगा उसकी वैल्यू होगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सॉल्व जरूर करिएगा कैलकुलेटर से एक बार। एक्स ए मिल जाएगा हम लोग को कितना, 103.56 mm। अब देखिए, एक्स सी है 115, एक्स ए है 103, एक्स ए क्या है, एक्स ए इज लेस देन एक्स सी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। मतलब स्टील फेल कर जाएगी, पहले स्टील अपने लिमिट पे पहले पहुंच जाएगी। मतलब जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इसमें क्या होगा, स्टील जो है अपने लिमिट पे पहले पहुंच जाएगी। स्ट्रेस डायग्राम की बात करें, स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे केवल हम लोग, स्ट्रेस डायग्राम की अगर बात करें, तो स्टील अपने लिमिट पे पहले पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये हो गया एक्चुअल लेफ्ट एक्स ए की, न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ कहीं लाई करेगी, जिससे वो ग्रेटर देन रहे एक्स ए से, एक्स सी जो है ग्रेटर देन एक्स ए हो गया। जो हमारा स्टील होगा वो अपने लिमिट पे, परमिशन लिमिट पहुंच जाएगा, सिग्मा एस टी बाई एम लिखेंगे, बट यहाँ क्या लिखेंगे, सी ए लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ, सिग्मा एस टी बाई एम हो जाएगा, स्टील अपने लिमिट पे पहले पहुंच जाएगा और कंक्रीट सी ए ही रहेगा। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसके लिए। अब हमारा ये 2 स्टेप, हमने 3 स्टेप कर लिया कि एक्स ए निकाल लिया, एक्स सी निकाल, दोनों कंपेयर करके बता दिया कि सेक्शन कैसा है, कौन सा मटेरियल पहले फेल होगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो स्टील पहले फेल होगा, स्टील अपने परमिशन लिमिट पे पहले पहुंच जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बचा कि एमआर निकालिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, अंडर रेनफोर्स सेक्शन कंप्रेशन टेंशन तरफ से निकाल सकते हैं, कंप्रेशन तरफ से भी निकाल सकते हैं, बट हमें पता है कि स्टील जो है वो अपने लिमिट पे पहले पहुंच जाएगी, अपने परमिशन लिमिट पे, तो हम वहाँ सिग्मा एस टी यूज करते हैं, हमको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम टेंशन की तरफ से यूज करें तो हमको डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके सिग्मा एस, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स ए बाई 3, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन तरफ से हम निकाल रहे हैं अगर, सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स ए बाई 3। सिग्मा एस टी कितना है 230, एस टी कितना है 339.29, डी कितना है 400, एक्स ए कितना आया 103.56, 103.56 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो एम आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, एम आर की वैल्यू सॉल्व करें कितना आ रहा है 28.52, 28.52, काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, उसको 10⁶ से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। क्या कि न्यूटन जो वैल्यू आई वो न्यूटन एमएम में आई, इसको क्या किया 10 से इंटू कर दीजिए इसको, तो ये किलो न्यूटन हो जाएगा, फिर 10 से इंटू कर दिए तो मीटर हो जाएगा। इसीलिए जो आपको वैल्यू आई न्यूटन, उसमें न्यूटन एमएम में आई है, उसको 10⁶ से डिवाइड कर देंगे तो किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगी। एमआर क्या है, एमआर क्या है, एमआर जो है वो 4 इंटू
लीवर आर्म है, लीवर आर्म mm में होता है, फोर्स न्यूटन, तो न्यूटन mm में मिलता है या फिर किलो न्यूटन मीटर में मिलेगा। तो mr आपको मिल गया, इसको हटा देना है। mr मिल गया आपको 28.52 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये डायग्राम आप हटा देते हैं, आप एक बार इसको बना लीजिएगा, इसको हटा देते हैं, सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं आगे अच्छे से। ये कितना मिला था, 115.45 mm। एक्स ए कितना मिला था, 103.56 mm। एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, हेंस कैसा सेक्शन हो गया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, एम आर निकाला। एम आर कितना आया, कितना आया था 28.52 किलो न्यूटन मीटर। फेलियर कैसा होगा वो तो हमने बता दिया, एम आर निकाल लिए हम। हमसे बोला है कि कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट झेल सकता है, जितना उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है मैक्सिमम, उतना ही बेंडिंग मोमेंट झेल सकता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो ये झेल सकता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट that can be applied on this beam बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू कितना जाएगा, एम आर इक्वल्स टू 28.52 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। इतना बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पूछा था कितना लोड डाल सकते हैं हम इसके ऊपर, कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम है, बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और सेल्फ वेट रिइंफोर्समेंट लोड है, ठीक। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू, बेंडिंग मोमेंट कितना है 28.52 प्लस टू डब्ल्यू, एल कितना है 6 स्क्वायर बाई 8। तो जब सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, तो सॉल्व करिए, ये 6 है, 6 स्क्वायर अपॉन 8, 28, इसको 8 से इधर इंटू करिए, डिवाइड बाई 6 स्क्वायर करिए 36 से, तो डब्ल्यू जो आएगा आपका वो आ जाएगा 6.34, 6.34। पूछा कितना एक्सटर्नल लोड हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या है, इस लोड में इसका सेल्फ वेट भी इसमें इंक्लूड होगा। तो हमने यूनिट वेट पढ़ा है, यूनिट वेट क्या था, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो इससे क्या इसका सेल्फ वेट निकल जाएगा। डेंसिटी इसकी पता है, आरसीसी की डेंसिटी पता है, बताया गया था ना कि 25 किलोमीटर ही यूज करना है, 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब यूज करना है आरसीसी के लिए, पीसीसी के लिए 24। तो ये हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू निकाल लेंगे इसका सेल्फ वेट, ये हो जाएगा सेल्फ वेट, सेल्फ वेट निकालेंगे इसका। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.25 विथ 0.44 इसकी डेप्थ बीम की, और लेंथ हम यूनिट लेके चलते हैं 1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डब्ल्यू सेल्फ वेट आएगा वो कितना होगा, वो होगा 2.75, 2.75, ठीक। इसमें से 2.75 सब्ट्रैक्ट करिए, 2.75
3.59 ठीक। तो 3.59 किलो न्यूटन पर मीटर हम वेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं इस बीम पे जो हमको गिवन थी। तो ये चीज़ हमने निकाली कि इतना हम वेट दे सकते हैं, इतना हम बेंडिंग मोमेंट इस पे जनरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी ये हमने एमआर निकाला, ये हमने एनालाइज़ किया कि कैसा फेलियर होगा, अंडर एनफोर्स्ड है कि बैलेंस सेक्शन है कि ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक? चार्ट से यहाँ से ये वैल्यूज़ याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आती हैं खूब क्वेश्चन, फिर याद नहीं आएगा तो दिक्कतें होंगी। ये तो डायरेक्ट इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट कम से कम इतना तो यूज़ होना चाहिए, बाकी ये वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए। जब हम कंप्रेशन पढ़ेंगे तो और आगे भी ये वैल्यूज़ भी काम आएँगी, ठीक? तो समझ में आया होगा इतना बढ़िया? कुछ इसमें था तो है नहीं कि हमने क्या किया, खाली एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस निकाली, क्रिटिकल डेप्थ निकाली इसकी, न्यूट्रल एक्सिस की कंपेयर किया कि उसके कंपैरिज़न से बताया कि अंडर रेनफोर्स्ड है कि बैलेंस सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स्ड है। अंडर रेनफोर्स्ड में स्टील पहले अपने प्रिंसिपल लिमिट पे पहुँचती है तो वो पहले फेल करती है, इसलिए डक्टाइल फेलियर होता है क्योंकि स्टील फेल हो रहा है। बैलेंस सेक्शन की बात करें तो दोनों अपने परमिसिबल लिमिट पे, परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट पे एक साथ पहुँच जाती हैं, दोनों जब फेल होंगे एक साथ फेल होंगे, ठीक है? और ओवर रेनफोर्स में कंक्रीट फेल करता है, जो ब्रिटल फेलियर होता है वो हमको मतलब हमको रिक्वायरमेंट उसके बिल्कुल नहीं है। उसमें स्टील अपने लिमिट पे नहीं पहुँच पाता परमिसिबल, कंक्रीट पहुँच जाता है। और बेंडिंग एमआर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाला? फोर्स इनटू लीवर आर्म। कंप्रेशन तरफ से निकालना है तो कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म, टेंशन तरफ से निकालना टेंशन फोर्स इनटू टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। अंडर के लिए अलग, अंडर, ओवर और बैलेंस के लिए खाली आपको ध्यान इतना देना है कि कौन सा मटेरियल अपने प्रिंसिपल लिमिट पे पहुँच रहा है तो कौन सी वैल्यू सिग्मा सीबीसी पहुँच रहा है तो सिग्मा सीबीसी, नहीं तो सीए, ये सब ध्यान देना है। बैलेंस में आपको एक्स की जगह एक्ससी यूज़ करना है क्योंकि दो सेम होते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें ध्यान देनी है, इस पे और न्यूमेरिकल्स लगाए जाएँगे, समझ में आएगा, इससे काफ़ी समझ में आ गया होगा, ठीक? तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, आगे हम और डिज़ाइनिंग भी आगे देखेंगे अच्छे तरीके से। अभी सिंगली चलेगा डब्ल्यूएसएम से, उसके बाद डब्ल्यू देखेंगे, उसके बाद हम एलएसएम पे जाएँगे, ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करिए अच्छे से, ध्यान दीजिए सेहत पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक? चलिए।